ऐसे बहुत सारे लोग इन द ल्यू ऑफ कि ये इंडिया बनेगा या ये पाकिस्तान बनेगा माइग्रेट कर गए। लेटर ऑन 17 अगस्त को जब मैप्स आए फाइनली कि ये इंडिया है ये पाकिस्तान है, तो अब लोगों को लगा, तो इस तरह से जब हम इस बात को कर रहे थे तो हमने एक कंप्लीट सेट ऑफ लॉ डिवाइस किया और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिखा। देन कम सिटीजनशिप। व्हाट इज सिटीजनशिप? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? स्टेट का एक फीचर होता है क्या? पॉपुलेशन होनी चाहिए ना, यही फीचर होता है। तो पॉपुलेशन कैसे पता चलती है? सिटीजन से। अब देश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, फिर जब सिटीजनशिप चेक किया तो आधों के पास थी नहीं, वापस भेज दिया। तो सिटीजनशिप बेसिकली एक ऐसा क्राइटेरिया है जो डिफाइन करता है स्टेट और अब वहां रहने वाले इंडिविजुअल के बीच का रिलेशन, ठीक है। वैसे तो सिटीजनशिप को पॉल साइंस वाले और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना यूपीएससी पॉलिटी में पूछेगा कि रिलेशन डिफाइन किया जाता है बिटवीन अ इंडिविजुअल एंड दी स्टेट। अब ये कहा जाता है कि सिटीजन टेक्निकली वो पर्सन होगा जो स्टेट्स से सारे बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। स्टेट हमने देखा व्हेन इट कम्स टू सिटीजनशिप तो 15, 16, 19, ठीक है, इस तरह के आर्टिकल्स में सिटीजन के पास क्या राइट्स हैं? सिटीजन के पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स हैं अदर देन दी पर्सन, यानी फंडामेंटल राइट तो कई लोगों के पास है, पर्सन्स के पास भी, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं। तो इस तरह से जब हम इस बात को कर रहे थे तो हमने एक कंप्लीट सेट ऑफ लॉ डिवाइस किया और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिखा। आर्टिकल 5 से हमने स्टार्ट किया और सिटीजनशिप को समझाना शुरू किया। अब आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 जैसा मैं कह रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। यूजुअली प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ऐसे बहुत सारे सिटीजन्स थे, ऐसे बहुत सारे पर्सन्स थे जो कंफ्यूज थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कहां जाना है। जैसे क्या हुआ, 1 मार्च 1947 को जब फाइनली डिसाइड किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज बनेगी, तो सबसे बड़ा क्राइसिस ये था कि ये नहीं पता था कि क्या इंडिया बनेगा क्या पाकिस्तान बनेगा। ऐसे बहुत सारे लोग इन द ल्यू ऑफ कि ये इंडिया बनेगा या ये पाकिस्तान बनेगा माइग्रेट कर गए। लेटर ऑन 17 अगस्त को जब मैप्स आए फाइनली कि ये इंडिया है ये पाकिस्तान है, तो अब लोगों को लगा रहे हम आए तो पाकिस्तान समझ के थे तो इंडिया रह गया, हम गए तो इंडिया समझ के थे तो पाकिस्तान रह गया। तो वापस से माइग्रेशन जो है स्टार्ट हुआ। अब ये माइग्रेशन फिर चलता रहा 48 तक, और ऐसे करते करते 48 के मिड में आके फाइनली एक ऑर्डर, सिटीजनशिप ऑर्डर पाकिस्तान ने पास किया, एक सिटीजनशिप ऑर्डर इंडिया ने पास किया, और ये कहा कि जो लोग गलती से इधर से उधर चले गए थे उनको हम सिटीजनशिप वापस से दे रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप जो है हम इंश्योर कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ आर्टिकल्स लिखे। अब आप डेट समझना, उससे आइडिया लगेगा। जैसे आर्टिकल 5 ये कहता है पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन इंडिया, ठीक है, ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल है। कैसे है? या तो वो इंडिया में बॉर्न हुआ है, या उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं, या फिर वो किसी और तरीके से ऑर्डिनरली इंडिया का रेसिडेंट रहा है, तो उसको नागरिकता सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है, उसको सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी लोग तो वैसे भी बचे नहीं है, खत्म ही हो गए होंगे। तो यानी इंडिया बनने से पहले जो इंडिया में रह रहा था, जिसके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे थे, या फिर जो सिटीजन था ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट में जिसके पास राइट्स थे, तो वो क्या हुआ? तो इंडियन सिटीजन हो गया। सिमिलरली आर्टिकल 6 क्या कहता है? ऐसा कोई भी पर्सन जो माइग्रेट कर गया था इंडिया से पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन उसको बाद में, और वो इंडियन सिटीजन बना, मतलब इंडियन सिटीजन है क्योंकि उसके पेरेंट्स हैं, उसे बाद में रियलाइज हुआ कि अरे मैं गलत जगह आ गया, और वो 19 जुलाई से पहले वापस आ गया 48, क्योंकि 20 जुलाई को प्रेसिडेंट पाकिस्तान सिटीजनशिप ऑर्डर आ गया था। सिमिलरली इंडिया सिटीजनशिप ऑर्डर फिर से आ गया था। यानी ऐसे लोग जो गलती से इधर उधर जा चुके हैं और वो अपनी सिटीजनशिप रिक्लेम करना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिटीजनशिप डिमांड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आज के ऑर्डर से पहले वापस आ गए हैं। इसलिए डेट रखी गई। क्लियर है? अभी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी काम की नहीं है। ये तब की कैटेगरी थी, अभी कैटेगरी बची नहीं ना, खत्म हो गई। आर्टिकल 5 तो था कि आज लेटेस्ट से इंडिया बना। इंडिया के केस में अभी क्लैरिटी नहीं है। मैं इंडिया में था, मैं इंडिया सोच के इंडिया में ही रह गया, तो मुझे इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। मैं ब्रिटेन में रह रहा था लेकिन मेरे पेरेंट्स इंडियन है, तो मुझे इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। तीसरी है ऑर्डिनरली मैं यहीं पे रह रहा था, तब भी मुझे नहीं ऑर्डिनरली सिटीजन, मतलब सिटीजन नहीं था, मैं रह यहीं रहा था, तो मुझे इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना उस समय जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे,
एक तो वो सिटीजन क्लास जिसको ब्रिटिश ने सर्टिफाई किया, एक वो क्लास जिसके माँ बाप सर्टिफाइड सिटीजन है, एक वो क्लास जो रह तो भारत में रहे हैं, पता नहीं कब से रह रहे हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कागज पत्र उनके पास कुछ नहीं है, वो भी सिटीजनशिप हो गई। उसको अभी हम करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? ये अलग चीज है, इसको पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है। ये ना चीजें वैलिड नहीं है, वैलिड ऐसे नहीं, अभी काम ही नहीं करती। अब सेकंड क्या हो जाता है, सेकेंडरी आ जाता है कि अब वो लोग, ये तो हो गया क्लास ऑफ सिटीजन। मैं लाहौर चला गया क्योंकि लाहौर इंडिया को मिलना था, लास्ट मोमेंट पे लाहौर पाकिस्तान को मिल गया। लाहौर इंडिया को देने वाले थे सिरिल रेडक्लिफ, जिन्ना गए मिलने, जिन्ना ने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, आप हमें लाहौर दे दो। लाहौर के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया था, कहा जाता था 95% बिजनेसमैन पंजाबीज थे, लेकिन 95% बिजनेस पंजाबीज के पास था, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम के पास थी। तो इस हिसाब से लाहौर वहां चला गया। मैं गया हूं लाहौर ये सोच के कि लाहौर तो इंडिया बनेगा। अब 17 अगस्त 1947 लाहौर है पाकिस्तान में चला गया। मैं वापस आना चाहता हूं और मैं वापस आ गया हूं कब तक? 19 जुलाई 1948 तक। तब भी मुझे इंडियन सिटीजन मान लिया जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे कब? 1 मार्च 47 से पहले, ठीक है, लेकिन इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, उनको लगा कि शायद वहां भी पाकिस्तान बनेगा, मतलब वहां इंडिया बनेगा, सॉरी, इंडिया से पाकिस्तान गए ये सोच के कि वो इंडिया है, ठीक है, लेकिन कब गए थे? 1 मार्च से पहले ही चले गए थे। अब वो वापस आना चाहते हैं, उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा अल्टीमेटली क्या है ना, देखो इंडिया में थे कि ऐसे एरिया में चले गए जो लगा कि ये इंडिया ही रहेगा, लेकिन गलती से बन गया पाकिस्तान। और कब गए थे? 1 मार्च 1947 से पहले। क्यों? क्योंकि तब तक तो पता ही नहीं था ना क्या इंडिया होगा क्या पाकिस्तान होगा। तब तक तो यही नहीं पता था कि इंडिया और पाकिस्तान होगा, क्योंकि ऑफिशियल डिक्लेरेशन इंडिया पाकिस्तान का 1947 1 मार्च को आया। पॉइंट नंबर 1, 1 मार्च 1947 पहली बार डिसाइड हुआ इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज बनेंगे। 17 मार्च तक फाइनल हुआ क्या इंडिया बनेगा क्या पाकिस्तान बनेगा। 20 जुलाई 1948 एक अलग से सिटीजनशिप ऑर्डर आया, सिटीजनशिप कंट्रोल ऑर्डर आया, जिसने बताया कि कौन कौन इंडिया का या पाकिस्तान का सिटीजन बनेगा। अब क्या हुआ, पाकिस्तान का जब सिटीजनशिप कंट्रोल ऑर्डर आया तो कई लोग फिर से भाग के वापस आए, अब उनको भी तो रखना था, तो इसीलिए इतने सारे सेट ऑफ कैटेगरीज क्रिएट की गई। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि क्राइसिस ये था कि लोग भी कंफ्यूज थे क्या अब जैसे बहुत लोग लखनऊ में रुक गए कि ये तो पाकिस्तान बनेगा, भाई मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ये पाकिस्तान बनेगा, बाद में पता लगे तो इंडिया का पार्ट हो गया, अब वो इंडिया से जाना चाहते हैं पाकिस्तान। तो उनके लिए पाकिस्तान ने 48 में एक ऑर्डर दिया कि जो लोग भारत में रह गए थे ये सोच के कि भारत का ये एरिया पाकिस्तान बनेगा, वो लोग आ जाओ। तो इस तरह से हमने अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके सिटीजनशिप को इंश्योर करने के लिए ये डेट्स रखी थी। अब ये डेट्स इमटेरियल हैं, इन डेट्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये बस नॉलेज पार्ट के लिए, समझ में आए ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो छोड़ दो। क्लियर हो गया मैटर? डाउट है? सिंपल है। अब मैटर क्या है, अब क्वेश्चन कहां आता है? क्वेश्चन ये आता है, लेट अस से इन केस ऑफ सिटीजनशिप आइडिया ये होता है कि 1955 में पार्लियामेंट एक सिटीजनशिप एक्ट लेके आती है, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 11 में ये राइट है या ड्यूटी है पार्लियामेंट की कि वो एक प्रोविजन लेके आएगी, एक एक्ट लेके आएगी और जिससे सिटीजनशिप को रेगुलेट करेगी। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी सिटीजनशिप रेगुलेट कहां से होती है, तो सिटीजनशिप रेगुलेट होती है आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1911 से। ये क्या हो रहा है आज? 1955 से। हाँ, और नीचे भीड़ 1955, सॉरी मैं ध्यान में रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? वाइब्रेशन नहीं आ रही क्या? एक मिनट। 1955 से एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने फाइनली सिटीजनशिप की बात करी, ठीक है। अब ये 55 का एक्ट क्या कहता है, ये कुछ मैटर्स की बात करता है। ये कहता है कि अब आप किन किन तरह से सिटीजनशिप ले सकते हैं। देखो, एक होता है आपका ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप भारत में पैदा हुए, आपके पेरेंट्स इंडियन थे, आपको अपने आप से आपने कभी अप्लाई किया इंडियन सिटीजनशिप के लिए?
जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि पेरेंट्स इंडियन थे, इंडिया में बॉर्न हुए, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का उस पर लिख दिया गया कि क्योंकि पेरेंट्स के पास सिटीजनशिप थी, तो बाय बर्थ, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इन इंडिया आपको भी ये सिटीजनशिप मिल गई, प्रोवाइडेड पेरेंट्स इंडियन थे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया नंबर 1। अब आप किस तरह से सिटीजनशिप लेंगे? आप एक्विजिशन से लेंगे। आपने कैसे एक्वायर की? आपने बर्थ के थ्रू एक्वायर की, पैदा हुए बर्थ के थ्रू। दूसरा आया, आपने डिसेंट के थ्रू एक्वायर की। लेट अस से आप बॉर्न हुए ब्रिटेन में, यूके में, यूएसए में, या कहीं भी इंडिया के बाहर। पेरेंट्स जो हैं अभी इंडियन हैं, ठीक है, पेरेंट्स आपको लेके इंडिया वापस आ गए। पेरेंट्स ने कहा कि देखो हमने तो अभी अपना इंडियन कार्ड छोड़ा नहीं था, हम अभी भी इंडियन सिटीजन, इंडियन पासपोर्ट पे, ये हमारा बच्चा जो है ये अमेरिका में पैदा हुआ है। अब ऐसे आपके पास 2 ऑप्शन है, अमेरिकन सिटीजनशिप अप्लाई कर दो, ठीक है, अमेरिका और यूएस, यूके ऐसे में कंसिडर कर लेती है, ठीक है, बहुत कंट्रीज करती हैं, लेकिन नहीं, हमें तो इंडियन सिटीजन बनना है। तो हम क्या करेंगे? वापस आएंगे और अप्लाई कर देंगे कि ठीक है, मेरा बर्थ जो है वो अमेरिका में हुआ है, पेरेंट्स मेरे सिटीजन इंडिया के हैं जब मेरा बर्थ अमेरिका में हुआ है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में मैं इंडियन सिटीजन बन सकता हूं बाय डिसेंट। तीसरा आता है बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब बाय रजिस्ट्रेशन में सोनिया गांधी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इटली, मैरिड टू राजीव गांधी, इंडियन सिटीजन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लिया, शादी कर ली। अब शादी के बाद 5 साल, मतलब अप्लाई करने, शादी, पहले शादी करी, इंडिया आके रही, 5 साल का टाइम लिया, 5 साल के बाद अप्लाई किया कि देखो मैं 5 साल से शादी करके यहीं रह रही हूँ, मैं वापस नहीं गई हूँ, अब मैं यहीं रहूंगी, तो मुझे सिटीजनशिप दे दो। रजिस्टर हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। तीसरा हो जाता है नेचुरलाइजेशन। हाँ, नहीं, लीगल क्यों होगा? वीजा पे है, वीजा पे, उसमें क्या दिक्कत है? इंडिया आने का वीजा अप्लाई किया, जब आई होंगी तो वीजा अप्लाई किया होगा, क्यों जा रही हो इंडिया? शादी करने जा रही हूँ, कर लो शादी, शादी करके यहीं रुक गई। इंडियन नहीं, इंडियन वीजा पे होंगे ना, बार बार अपना वीजा रिन्यू कराना पड़ेगा। लेट अस से आप इटालियन सिटीजन हो, आप इंडिया आके रह रहे हो, तो आप पर्पस ऑफ विजिट बताओगे। क्या होता है, आप कहीं बाहर जाते हो किसी कंट्री में, या किसी कंट्री से इंडिया में आते हो, तो पर्पस ऑफ विजिट बताते हो। अब पर्पस ऑफ विजिट में आप ये बताओगे कि भाई मुझे 12 महीने के लिए इंडिया में रहना है। अगर आप एक अच्छी कंट्री से हो, फ्रेंडली कंट्री से हो, फ्रेंडली एलियन हो, तो इंडियन एम्बेसी कहेगी ठीक है रह लो 12 महीने। पाकिस्तान से बोले नहीं 2 महीने ज्यादा नहीं रहने देंगे। तो वैसे में अब सोनिया गांधी भी तो थी ना, राजीव गांधी की वाइफ बन रही है, वो फॉरेन ऑफिस जाके बोले कि मुझे एक 5 साल का इंडिया का वीजा दे दो, तो मना कर देंगे, क्योंकि वीजा के ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है। वो डिपेंड करता है, जब आप ब्यूरोक्रेट बनो, जब आप एम्बेसडर बनोगे, तो डिपेंड करता है एम्बेसी पे, डिपेंड करता है पर्सन पे, डिपेंड करता है कि उस समय क्या एग्जैक्टली कंट्री की कंडीशन है। अब जैसे मेरे 2 फ्रेंड्स ने भी रिसेंटली कनाडा का वीजा अप्लाई किया, जिसके पास ना डिग्री थी और जो वहां जाके नौकरी नहीं करने वाला था, मतलब जिसको अभी क्लैरिटी नहीं थी वहां जाके क्या करेगा, उसको मिल गया। लेकिन जिसके पास डिग्री भी थी वो कर भी सकता था, और वहां जाके बिजनेस भी स्टैब्लिश करने के बाद उसके पास सम भी था, अमाउंट भी था, उसे नहीं दिया। तो बहुत ही ज्यादा ना यहाँ पे जो वीजा देने वाली कंपनीज होती हैं, मतलब जैसे एक कंपनी बहुत फेमस VFS ग्लोबल, जो वेस्ट के सारे वीजा बांटती है, तो डिपेंड करता है वहां पे कौन बैठा है, क्या आपकी किस्मत चल रही है, क्या आपका दिन चल रहा है, उस हिसाब से वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे इंडिया, अभी इंडियंस अप्लाई कर रहे हैं यूएस में, तो वीजा की डेट ही 500 दिन बाद की मिल रही है ना। तो हमारा प्यारा भारत है, 500 दिन का तो वेटिंग पीरियड है, सिर्फ बात बताने का टाइम। 500 दिन बाद तो आपको टाइम मिलेगा ये बताने का कि क्या मुझे क्यों जाना है। मतलब VFS वाले पहली बार आपको 500 दिन बाद बुलाएंगे, तब तक तो आप होप छोड़ दोगे, तब तक यूपीएससी हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई 365 दिन का तो साइकिल है आपके पास हाथ में, इसी टाइम मेन से अगले साल, फिर भी 150 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ हैं। तो अब किसी के लिए भी H1B के लिए तो मतलब तो कह रहे हैं H1B वाले तो बिल्कुल नहीं आने दें, टूरिस्ट वीजा भी नहीं दे रहे, टूरिस्ट भी नहीं दे रहे ना। अब तो कह रहे क्या करोगे यूएस में कुछ देख के, यहाँ पॉवर्टी ज्यादा हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंट्री में पॉवर्टी नहीं है, यहाँ नहीं है, और हमारी में है, तो वहाँ ज्यादा पॉवर्टी है। हाँ सही, जो अभी आपने अपना दोस्त का एग्जांपल दिया था, व्हाई ऑन व्हाट ग्राउंड दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कंट्री के ऊपर है, कोई नहीं आता, बोले आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती, बस इतना लिख के आता है। अब आप उसको कहीं लेके नहीं जा सकते। सेम कंट्री में सेम टाइम वीजा एप्लीकेशन में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों टाइम में अलग, दोनों का अलग अलग वो आया रिवॉर्ड। किसने कह दिया? कौन से यूएस में?
वो तो कभी नहीं चाहते भारतीय आगे नहीं यहाँ पे हैं। वो हो गया नमस्ते ट्रम्प। जब नमस्ते ट्रम्प जब तक ट्रम्प थे तभी तक था। That was when his friend was Donald Trump. अब नहीं है ना Donald Trump, अब फ्रेंड इज बाइडेन। देखो कंट्रीज ना बहुत सारे पैरामीटर्स देखती हैं, ऐसा कोई ना वो नहीं देती। आप जब वीजा रिजेक्ट करते हो तो आप कोई पैरामीटर नहीं देते हो, कहीं पैरामीटर देना भी नहीं होता। नहीं समझ में आया, नहीं दे रहे, डर है कि आप वहां चले जाओगे तो वापस नहीं आओगे। लेट अस आप टूरिस्ट वीजा में जा रहे हो, What people they tend to do, अब जैसे one of my friend when he was preparing for UPSC, उसको यूके जाने का बहुत था कि मुझे यूके जाना है, पूरी फैमिली यूके में थी। फैमिली एज इन गांव का हर पर्सन यूके में था, पंजाब से था वो। अब उसने क्या स्कीम बनाई, उसने टूरिस्ट वीजा लगाया, ठीक है। टूरिस्ट वीजा से जब वो लैंड हुआ उसने अपना पासपोर्ट वगैरह सब फ्लश कर दिया, फाड़ के फेंक दिया, वो आज तक वापस नहीं आया, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। बहुत सारी जॉब्स, ऑड जॉब्स, इवन जॉब सब कर ली उसने, ठीक है, प्लम्बिंग भी कर ली उसने, सब एयरपोर्ट पे भी काम कर लिया, पेट्रोल भी भर लिया, अब वो टैक्सी चला रहा है, लेकिन वो खुश है क्योंकि टैक्सी में BMW है, ठीक है। अब उसको लाइसेंस भी मिल गया वहां पर, सोचो, उसका लाइसेंस भी उसको पता है कि नकली है, उसने बनवा लिया है, डॉक्यूमेंट्स हो गए। कह रहा है जब पकड़े जाएंगे तब देखेंगे क्या करना, और लेकिन इस बात को आज 11 साल हो गए हैं। तो क्या होता है ना, जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, कंट्री के पास रिकॉर्ड होता है कि आप आए, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है आपके पासपोर्ट से। अब आप उस कंट्री में खो जाओ तो गवर्नमेंट कोशिश तो बहुत करती है आपको ढूंढने की, पर ढूंढ नहीं पाती, और फिर जब लास्ट में पकड़े जाते हैं तो डिपोर्ट कर देती है, बस यही होता है। और वापस भी सरकारी खर्चे पे आते हो। लेट अस से यूके अगर उसको पकड़ भी लेगी और यूके ये कहेगी कि अब जाओ वापस, तो वो कहेगा मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, तो यूके गवर्नमेंट उसको टिकट करा के देगी, इंडियन एम्बेसी को पकड़ा देगी और इंडियन गवर्नमेंट उसको टिकट करा के देगी। बैंक अकाउंट में पैसे छोड़ता नहीं, सारे इंडिया ट्रांसफर कर देता है। हाँ, बिना डॉक्यूमेंट्स के, जबकि उसका वीजा एक्सपायर हुआ 2011 में एक्सपायर हो गया था, वो कभी वापस नहीं आया आज तक। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? तो इंडिया में भी होती है, क्या पता आपको, तो ये पढ़ेंगे ना आज आगे। बांग्लादेश वाला जो क्राइसिस है यही तो है पूरा, कि इंडिया में आए आप, इंडिया में रहेगा, गवर्नमेंट किस किस को ट्रेस करेगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और कहां तक ट्रेस, तो जीपीएस थोड़ी लगाए, 2000 रुपए का नोट थोड़ी है जो ढूंढ लेंगे। ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, हर कंट्री का प्रॉब्लम। यूरोप में और जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगी ना, तो अंडर डेवलप कंट्री से लोग ऐसे ही आएंगे। क्लियर है। अब चलते हैं बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। फोर्थ है नेचुरलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझना, ठीक है। अब क्या है कि कोई भी पर्सन जो है उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू वीजा मिल जाता है, उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। अब वो सिटीजनशिप लेने के लिए उसको क्या चाहिए? सबसे पहली बात है कि वो इलीगली इंडिया की बाउंड्रीज में एंटर नहीं होना चाहिए, इलीगली। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है उससे 12 महीने से तक, मतलब उससे 12 महीने पहले तक वो इंडिया में रहना चाहिए, और टोटल 14 में से 11 साल जो है लगभग वो इंडिया में होना चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। अदनान सामी का केस है यहाँ पर, ठीक है। अदनान सामी ने इंडियन सिटीजनशिप 2015 की 1 जनवरी को अप्लाई करी, तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये लगाया जाएगा अदनान सामी के केस में कि एप्लीकेशन देने वाले दिन आप पिछले 12 महीने कहां थे, इंडिया में थे? तो बोला हाँ मैं पिछले 12 महीने इंडिया में था। बोले आप इंडिया में कितने साल से हो? बोले मैं इंडिया में 14 साल से हूँ, 14 ईयर्स से आई एम इन इंडिया ओनली। 2001 में मैं आया था, जब मेरी वो गाना हिट हुआ था ना, ये जमीन रुक जाए, बस मैं तभी आया था, लिफ्ट करा देते तो बाद में आया था, ठीक है। तो ये जमीन रुक जाए हिट हुआ तो मुझे लगा इंडिया ही जाना चाहिए, वो इंडिया आ गया 2001 में। 2015 में उसने कितने ईयर्स पूरे किए? 14 ईयर्स ऑफ उसके इंडिया की जर्नी पूरी हो गई। अब ऐसा नहीं है कि 14 ईयर्स वो इंडिया में ही रह रहा है, 14 ईयर्स में से 11 साल इंडिया में होने चाहिए, और एप्लीकेशन की डेट से पिछले 12 महीने इंडिया में होने चाहिए। अगर ये 3 कैटेगरीज क्राइटेरियाज पूरे होते हैं, मतलब 15 साल हो गए, 16 साल हो गए आपको रहते हुए, जिसमें से एटलीस्ट 11 साल तो आपने इंडिया में निकाले ही निकाले हैं, ठीक है, वो भी गिने जाएंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया तो जिस दिन एप्लीकेशन लगाई, इससे पिछले 12 महीने कहां थे? मैं इंडिया में ही था। अच्छा, टोटल इंडिया आए, कितने टाइम से इंडिया आए हो? बोले 2001 में आया था। कितनी बार पाकिस्तान वापस गए? मतलब वो ना डेज कैलकुलेट करते हैं, जैसे अगर 14 ईयर्स में इंटू 365 डेज हैं, तो वीजा एप्लीकेशन पे कितने दिन आपने इंडिया में निकाले,
यानी 11 into 365 डेज आप इंडिया में थे। 3 साल में भाई बार बार ऐसा क्या होता है ना, जिस कंट्री से हो आप जैसे अगर कोई इंडियन इंडिया से बाहर चला जाए और 7 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट ना करे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका सिटीजनशिप रिजेक्ट कर देगी। रिपोर्ट करना होता है। अगर आप H1 वीजा पे बाहर गए हो तो आपको 5-6 साल बाद वापस आना होता है। तो इसको हर 3 साल बाद पाकिस्तान बताने जाना था कि देखो मैं जिंदा हूं और इंडिया में हूं, मुझे अभी भी सिटीजन मानो पाकिस्तान का। तो ये क्राइटेरिया पूरे कर लिए तीनों अदनान सामी ने। तो 2015 में जब उसने एप्लीकेशन दी तब सुषमा स्वराज वो थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन मैडम ने क्या किया, होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दी। होम मिनिस्ट्री ने पूरा डिटेल एनालिसिस किया, बैकग्राउंड चेक किया, ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक किए। एक ऑफिस होता है फॉरेन रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफिस, FRRO, ठीक है। जब कोई भी फॉरेन सिटीजन इंडिया में लैंड करता है तो उसको बताया जाता है कि आप 1 साल के लिए अगर इंडिया में हो तो आप हर 2 महीने में FRRO होके आना, मतलब हमारे पास आके जाना, बताना क्या कर रहे हो। यूजुअली उनके लिए किया जाता है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना से आते हैं। वैसे तो कोशिश ये की जाती है कि हर सिटीजन, इससे पता चलता रहेगा ना क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, 1 साल तक क्या किया कंट्री में, क्या मीन्स थे आपकी अर्निंग के, कोई लीगल एक्टिविटीज में तो नहीं थे। तो ये जो भी लोकल पुलिस होती है ना वो इस ऑफिस को मेंटेन करती है, तो वहां पे जा जाके रिपोर्ट करना पड़ता है। तो अब ऐसे में क्या है कि रिकॉर्ड्स चेक किए अदनान सामी के और देखा क्लीन रिकॉर्ड है, बॉलीवुड पर्सनालिटी है, कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ पिछले 14 साल में, ठीक है, कोई भी ऐसा क्राइसिस नहीं आया, किसी इलीगल ट्रेड में नहीं पकड़ा गया, अर्निंग करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्सेस दिए। भाई जो पैसा यहां से अर्न कर रहा है उसका TDS तो कट ही रहा है, तो टैक्सेस भी दे रहा है 14 ईयर्स से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेजरी में भी पैसा कंट्रीब्यूट किया, फिर एक नेशनल फिगर भी बन गया। तो होम मिनिस्ट्री से रिप्लाई आया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कि ठीक है सिटीजनशिप इनको ग्रांट कर दो, सिटीजनशिप जो है ग्रांट कर दी, ठीक है। अब ऑन दी अदर साइड ऐसा कोई भी पर्सन जिसको इस तरह का सिटीजनशिप मिला हुआ है, ठीक है, लेटर ऑन ऐसा लगता है कि उसको किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, उसकी सिटीजनशिप रिवोक कर ली जाएगी। अब अदनान सामी तब से देख रहे हो ना कैसे ट्वीट करता है, देखे इंडिया के फेवर में, क्योंकि पता है अगर जरा सा एंटी इंडिया गया तो फिर यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेनंसिएशन का राइट भी है। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 रेनंसिएट भी कर देगा, ठीक है। तो यहां रेनंसिएशन, जैसे हम लोग के केस में रेनंसिएशन नहीं हो सकता क्योंकि हम तो सिटीजन बाय बर्थ हैं, क्या होगा जेल भेज देंगे, सेडिशन कर देंगे, यही कर देंगे। सिटीजनशिप का रेनंसिएशन मेरे केस में बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होगा क्योंकि मैं बाय बर्थ हूं, मैं एक्विजिशन से नहीं आया, मैं रजिस्ट्रेशन से नहीं आया, या फिर मैं कहूं नेचुरलाइजेशन से नहीं आया, रजिस्ट्रेशन से नहीं आया, इन 2 मैटर से नहीं आया, ठीक है। हाँ, रेनंसिएशन सिटीजनशिप छीन लेना, इसको आगे यही पड़ेगी। हाँ, वो कैंसिल हो चुकी है, हाँ बिल्कुल उसी बात पे मैं रहा हूँ। नहीं, इसके लिए यूनाइटेड नेशन के लॉज हैं, कहीं का नहीं रहेगा, यूनाइटेड नेशन के लॉज हैं। अब जैसे पाल दारेव है टेलीग्राम वाला, कहाँ का सिटीजन है, यूक्रेनियन है, रशियन सिटीजन बन गया। सिमिलरली ये है क्या नाम है इसका, जुलियन असांज के केस में अप्लाई किया हुआ है, देन स्नोडन को तो मिली गई रिसेंटली रशिया की सिटीजनशिप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स ये कहते हैं, जो UN चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, उसमें लिखा गया है कि स्टेटलेसनेस की कंडीशन किसी के साथ क्रिएट नहीं की जाएगी। स्टेटलेसनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी ह्यूमन वर्ल्ड में बिना सिटीजनशिप के नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उसमें सिटीजनशिप ही नहीं है तो उसमें बेसिक राइट्स नहीं है, तो इसीलिए स्टेटलेसनेस मना किया गया है। लेकिन कंट्रीज मानती नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्री बैठी होगी उसको सिटीजनशिप देने के लिए, तो ये है फंडा। तो अब अगर इंडियन गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप रिनंसिएट कर लेती है तो एंश्योर ये करना होगा उसको कि उसको एक मिनिमम पॉसिबल टाइम में दूसरी सिटीजनशिप प्रोक्योर करनी होगी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर देना होगा कि मैं दूसरी सिटीजनशिप अप्लाई कर रहा हूं, आप इतने टाइम के लिए मेरे लिए रुक जाओ। तो गवर्नमेंट कंसिडर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ड्यूटी बाउंड है यूएन चार्टर से और स्टेटलेसनेस की कंडीशन नहीं क्रिएट कर सकती। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटलेसनेस होता है जो यूएन चार्टर मना करता है। स्टेटलेसनेस मतलब आप किसी भी स्टेट का पार्ट नहीं हो, लिख लेना, ये पॉइंट नोट्स में नहीं है, ठीक है। हाँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है, जो आपका बाय बर्थ नहीं है, वो उसके अलावा हर किसी के साथ हो जाएगा। हाँ,
FRRO का मेन काम ही होता है, नहीं सिटीजनशिप चेक करना नहीं होता, कोई भी पर्सन नॉन इंडियन मतलब नॉन सिटीजन जो है और इंडिया में वीजा लेके आया हुआ है तो वो क्या कर रहा है, क्या उसकी गतिविधियां हैं, क्या उसकी एक्टिविटीज हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, उस पर ट्रैक रखना कि वापस गया नहीं गया, वापस जाने की टिकट दिखाओ। लेटेस्ट से FRRO पे ना पूरा रिकॉर्ड होता है। कोई पर्सन अफगानिस्तान से लैंड किया, 12 महीने का उसने वीजा ले लिया, अब हो सकता है वो 6 महीने बाद वापस चला गया, तो जाने से पहले वो FRRO को बता के जाएगा कि देखो ये रही मेरी टिकट की कॉपी, मैं कल ही जा रहा हूँ वापस। 12 महीने का तो स्पैन होता है ना टोटल, कि 12 महीने इंडिया में रह सकते हो आप, 6 महीने में चले जाओ, 8 महीने में चले जाओ या लास्ट डे जाओ। इसके रिकॉर्ड कीपिंग FRRO करता है। एक्सीड करा लो, अगर आपको मिनिस्ट्री आपको एक्सीड करने देती है तो करा लो। नहीं ऐसे कैसे एक्सीड कर लोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना आप कैसे रह लोगे? कुछ नहीं, पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे। इंडिया में तो क्या करते हैं, देखो इंडिया का तो सिंपल है, फॉरेन कंट्रीज थोड़ी सी लिबरल हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया का तो बहुत सिंपल अप्रोच है, उठाओ जेल में डाल दो। ठीक है, हमारे केस में हम जेल में, जैसे असम के केस में हुआ ना, तो या कहीं पे भी होता हम तो उठा के जेल में डाल देते हैं, प्रोवाइडेड हाँ वो सिटीजन है कहाँ का। अब वो अमेरिकन सिटीजन है, ओवर स्टे कर गया तो कंसिडर कर लेते हैं, उसकी रिक्वेस्ट वापस भेज देते हैं। ठीक है, जैसे बनारस में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, गलती से भूल गए, 4 दिन एक्सटेंड हो गया, तो जाके फिर वहां पे वीजा एप्लीकेशन अपनी एक्सटेंड करा लेते हैं, एक्सटेंड हो गया तो ठीक है, नहीं एक्सटेंड हो गया तो वापस भेज दे। अब कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, कोई बांग्लादेश से आया हुआ है, हमें लग रहा है कि किसी टेरर एक्टिविटी में उठा के जेल में डाल देंगे, क्योंकि हमने सबसे पहली नेचुरलाइजेशन की कंडीशन क्या रखी है, इलीगल नहीं होना चाहिए उसका आना। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ मैटर? सर जो बाय बर्थ को छोड़ के इनके चिल्ड्रन जो सर उनके साथ भी मतलब चीन से सिटीजनशिप या उन्हें बाय बर्थ माना जाएगा? बाय बर्थ जैसे हम तो बाय बर्थ ही हो गए ना, हम तो बाय बर्थ हो, हाँ, लेकिन नेचुरलाइजेशन का भी चिल्ड्रन है, हाँ हाँ, वो बाय बर्थ माना जाएगा। वो अगर इंडिया में, हाँ देखो पेरेंट्स दोनों इंडियन सिटीजन बन गए तो बाय बर्थ माना जाएगा, क्योंकि उसके जब पैदा हुआ तब तो पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे ना, उस समय का स्टेटस देखा जाएगा। अभी इसको कर रहे हैं, इसी बात पे आ रहे हैं, यहाँ तक समझ में हो गया, आ गया। देन नेक्स्ट आ जाता है बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी, मतलब सिक्किम के लोग हैं, पाकिस्तान हमने एक्वायर कर लिया है ना, तो पाकिस्तानी सारे क्या हो जाएंगे, हिंदुस्तानी बन जाएंगे और इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। पाकिस्तान के नाम पे ना ऐसे खुश हो जाते हो। देन उसके बाद आ जाते हैं, अब असम अकॉर्ड वाला मैटर अभी पढ़ेंगे, वैसे तो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है ये, फिर भी समझा दूंगा एक बार। और नेक्स्ट आ जाता है 2019 का स्पेशल अमेंडमेंट जो हमने किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। असम अकॉर्ड के केस में क्या था, असम अकॉर्ड का जो सिनेरियो था एक बार जस्ट बता देता हूँ जल्दी से। 1967 में असम में मास माइग्रेशन ईस्ट पाकिस्तान से देखा गया था। 65 में जब असम में इलेक्शंस हुए और 67 में जब फिर से इलेक्टोरल रोल बना, तो इलेक्शन कमीशन ने एक बात नोटिस करी कि एकदम से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया 2 साल में, उम्मीद से ज्यादा लोग 18 साल के पैदा हो गए सीधा। ठीक है, या तो ये होता है 65 में एकदम से इतने सारे लोग 18 साल के कैसे हो गए। जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो 65 की लिस्ट में नहीं थे और 67 की लिस्ट में 35, 36, 25 इयर्स के हैं। तो क्या ऐसे बहुत सारे लोगों को जिन्हें एकदम से वोट देने का सूझा, उन्होंने कहा चलो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब पता किया तो ये पता चला इन्वेस्टिगेशन से कि बहुत स्लो माइग्रेशन ईस्ट पाकिस्तान से आसाम के बॉर्डर्स में हो रहा है। ठीक है, उस समय मेघालय जो है वो आसाम का, ग्रेटर आसाम का पार्ट था, तो ग्रेटर आसाम में आ रहे हैं वो, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर से आ रहे हैं चिकन नेक वाले एरिया से, या वो मेघालय होते हुए आ रहे हैं, या फिर वो वेस्टर्न बॉर्डर से आ रहे हैं, ईस्टर्न बॉर्डर से आ रहे हैं, किसी भी तरह से वो आके स्टैब्लिश होते जा रहे हैं आसाम के एरियाज में। अब ऐसे में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लेने चाहे। आसाम के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो उस समय नई नई डिग्रीज लेके बाहर निकल रहे थे। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, उनके साथ जॉब्स की क्राइसिस आ रही थी, है ना। एजुकेशन तो मिल गई पर जॉब्स तो मिली नहीं। वो सब इंदिरा गांधी से मिले, इंदिरा गांधी को बताया कि इस तरह से हमारे यहाँ जो जॉब्स हैं वो बांग्लादेशी, वो ईस्ट पाकिस्तानी माइग्रेंट्स आके ले रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा। इसको लेके 1970s में काफी ज्यादा क्राइसिस आई आसाम में। आसाम ने इसको लेके काफी रेजिस्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया कि हम इसका एक सॉल्यूशन देंगे, जल्द देंगे, लेकिन बात हाथ से बाहर निकल चुकी थी। यूथ बहुत ज्यादा रिवोल्ट करने लग गया था, आसाम में वायलेंस स्टार्ट हो गई थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये प्रॉब्लम आई कि 1970s में
ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन हार चुकी थी, ठीक है। भुट्टो साहब जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हार गए थे और वहां के बांग्ला मुस्लिम्स ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। अब ऐसे में वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, अपनी ही टेरिटरी पे अटैक कर दिया, या इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा दिया, या लोगों की मास किलिंग स्टार्ट कर दी। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया था वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में, यानी आज के बांग्लादेश में, और कहा ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट में यह कहा कि ऐसा कोई भी बांग्ला मुस्लिम जो जुल्फिकार अली भुट्टो को या फिर वेस्टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, उसको ढूंढ के मार दो। अब यहां से क्या प्रॉब्लम आती है, यहां से अभी तक तो क्या हो रहा था, हिंदू माइग्रेंट्स देखा जा रहा है बढ़ रहे थे, क्योंकि पहले मुस्लिम्स को तो परसिक्यूशन का डर था नहीं ईस्ट पाकिस्तान में, हिंदूज को था। तो 25 मार्च 1971 तक कौन सा लोग आ रहे थे, हिंदूज, जॉब की सर्च में, परसिक्यूशन बचने की सर्च में, ठीक है, जान बचाने की सर्च में, फैमिली स्टैब्लिश करने की सर्च में। लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद कौन आया, मुस्लिम्स भी आने लग गए। अब इसकी वजह से जब असम अकॉर्ड फाइनली 1985 में साइन करी राजीव गांधी गवर्नमेंट में, तो उसमें एक लाइन लिखी सेक्शन 6 में। इस असम अकॉर्ड के सेक्शन 6 में ये लिखा गया था कि 25 मार्च 1971 तक और 1967 के बीच में, मतलब 67 और 25 मार्च 1971 के बीच में जो भी लोग आए हैं, हम उनका रिलीजन चेक करेंगे। रिलीजन चेक करके अगर वो नॉन इंडियंस हैं, बांग्लादेशीज हैं सो कॉल्ड, उनको डिपोर्ट कर देंगे। अगर वो हिंदूज हैं, इंडियंस हैं, परसिक्यूशन के डर से आए हैं, तो फिर उनको हम रोक लेंगे, क्योंकि 25 मार्च के बाद बांग्लादेश में वॉर स्टार्ट हो गई थी और ज्यादा लोग आने लग गए थे। तो वो डेडलाइन लगा दी थी कि 25 मार्च 1971 के बाद का कोई भी पर्सन मुस्लिम है, बांग्लादेशी परसिक्यूशन से, वेस्ट पाकिस्तानी परसिक्यूशन से डर के आया है, उसको इंडिया में जगह नहीं दी जाएगी। और इसी पे बेस बनेगा 2019, ठीक है। ये थी असम अकॉर्ड। प्रॉब्लम असम अकॉर्ड की क्या रही, प्रॉब्लम असम अकॉर्ड की रही, असम अकॉर्ड 2-3 बार ड्राफ्ट की गई। 1979 में असम अकॉर्ड लाने की बात की गई, इंदिरा गांधी 80 में इलेक्शन जीती, असम अकॉर्ड को साइन करने की बात की गई। इनफैक्ट जिस दिन इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी उस दिन भी उनको असम के लीडर से ही मिलना था असम अकॉर्ड के लिए। फाइनली उसके बाद उस दिन मिजोरम, मेघालय और असम के लीडर से मिलना था, नॉर्थ ईस्ट की क्राइसिस सॉल्व करनी थी। 1 नवंबर की डेट थी और 31 अक्टूबर को मार दिया गया था। तो इसके बाद जब राजीव गांधी आए तो राजीव गांधी ने एक एक करके नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना शुरू किया। सबसे पहले साइन की असम अकॉर्ड 1985 में, 86 में मिजो अकॉर्ड साइन की, जो सबसे सक्सेसफुल अकॉर्ड मानी जाती है आज तक की। मिजोरम एक ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने टेररिज्म को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बदला और वहां पे जो एक समय टेररिस्ट लीडर होते थे वही सीएम बन गए, ठीक है, जोरमथांगा, ठीक, लाल डेंगा, ठीक है। अब जैसे जोरमथांगा जो है फिर से बने, ये लाल डेंगा के साथ जूनियर टेररिस्ट, मतलब टेररिस्ट तो नहीं बोलेंगे, इंसर्जेंट थे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, भाई नाराज हो जाएंगे ना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे थे। तो ये 2 अकॉर्ड्स हैं। असम अकॉर्ड फेल हो गई और मिजो अकॉर्ड पास हो गई, मतलब पास हो गई एज इन सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, ये हुआ। अब ये असम अकॉर्ड पे, हाँ, टेररिज्म को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में अच्छी बात ये हो गई, देखो अब वो लोग चाहते क्या थे, मिजो ये चाहते थे हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो हमारी बात सुनती नहीं। देखो हम अब ये पढ़ेंगे, शेड्यूल 5 पढ़ेंगे, यही बात समझेंगे, शेड्यूल 6 पढ़ेंगे। मिजो ये कहते हैं कि हम एथनिकली डिफरेंट हैं, कल्चरली डिफरेंट हैं, तो हमारे लिए लॉज भी तो डिफरेंट होने चाहिए, हमारे लिए प्रेफरेंसेस भी तो होनी चाहिए। हम माइनॉरिटी में भी हैं और सबसे बड़ी बात है हम फ्रेजाइल एरियाज में भी रह रहे हैं, हम इको सेंसिटिव जोन्स में रहते हैं, हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, हम फार्मिंग नहीं कर सकते, हम सिर्फ नेचुरल फार्म्स पे डिपेंडेंट हैं। तो फिर ऐसा कोई भी पर्सन कंट्री का जो वल्नरेबल स्टेट में हो, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है उसकी वेलफेयर करने की, एक्स्ट्रा वेलफेयर करने की। लेकिन वो क्या देखते हैं कि सारा फंड दिल्ली में आता है। वो कहते हैं जब हम मिजोरम से दिल्ली जाते हैं तो जितनी पूरे मिजोरम में सड़कें नहीं है उतनी दिल्ली की एक, मतलब पार्लियामेंट के आसपास में सड़कें बनी हुई हैं। तो कितना रिलेटिव डिप्रीवेशन होगा। देखो जब भी सोशल क्राइसिस सोसाइटी में आती है वो रिलेटिव डिप्रीवेशन से आती है। बोलो या तो ये बंद कर दे, हम चाय पी लें, बंद करा दें, हाँ ठीक। तो अब क्या होता है, रिलेटिव डिप्रीवेशन आता है। रिलेटिव डिप्रीवेशन से सोसाइटीज में क्राइसिस आती है। रिलेटिव डिप्रीवेशन का एक दूसरा स्टैंड लोग क्या लेते हैं, उसको रिजॉर्ट करने के लिए वायलेंस पे उतर आते हैं।
अब मिजोरम में क्या हो रहा है, लोग वायलेंस कर रहे हैं, मिजो नेशनल फोर्स बना ली, मिजो नेशनल फोर्स इंडियन आर्मी से लड़ रही है। एक टाइम बाद इंदिरा गांधी मिजो नेशनल फोर्स को यह समझाती है कि अगर हम आपको सत्ता दे दें, अगर हम आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बना दें और एक सेपरेट मिजोरम बना दें, तो क्या आप ये पर्टिकुलर टेररिज्म रोक दोगे? बोले बिल्कुल रोक देंगे, जिस दिन हमारी सत्ता आएगी, हमारी गवर्नमेंट बैठेगी, हम इंडिया का स्टेट की तरह फंक्शन करेंगे। और उसी के लिए 85-86 में मिजोरम क्रिएट किया गया, मिजोरम स्टेट बनाया गया, वहां पे इलेक्शंस कराए गए और मिजो नेशनल फ्रंट को पॉलिटिकल स्टेटस दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। मिजो नेशनल फ्रंट ने पहले इलेक्शन लड़े और जो जोरमथांगा अभी तक टेररिस्ट थे, वही जोरमथांगा इलेक्शन जीतने के बाद सीएम बन गए। और उसके बाद जो मिजोरम का डेवलपमेंट हुआ है वो आप हर साल नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में पढ़ते हो। केरला के बाद हाईएस्ट वुमेन एम्पावरमेंट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, इनफैक्ट कई बार केरला को बीट कर देते हैं लिटरेसी रेट में, बस पॉपुलेशन की वजह से परसेंटेज वेरी करती है, बट अगर आप लिटरेसी रेट देखोगे तो मिजोरम का हाई है और केरला का मोर और लेस पास में है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डेवलपमेंट के नाम पे 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, लोकल जॉब्स, लोकल पार्टिसिपेशन, बेटर हेल्थ सर्विसेज। सबसे लेट था कोविड स्टेट, सबसे कम केसेस और सबसे लेट कोविड पहुंचा था मिजोरम में। अगर आपके यहाँ पे जो कोविड के केसेस अप्रैल 2020 में दिखने लग गए थे, मिजोरम ने वो केसेस जनवरी आते आते ठीक से देखे। तब तक तो मिजोरम में केस 2 केस, 1 केस, 5 केस ऐसे आ रहे थे। कट ऑफ से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, अवेयरनेस बहुत ज्यादा, नो डाउट। आप बोलोगे देखो सर पॉपुलेशन का फर्क है, दिल्ली में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, सारे फैक्टर्स हैं, बात सारी सही है, लेकिन एटलीस्ट स्टेट के पास मेडिकल सर्विसेज इतनी ज्यादा थी कि अगर एक पेशेंट भी अगर इल हो रहा है तो उसको सर्विसेज देने के लिए उनके पास प्रॉपर सेटअप है। तो इस हिसाब से मिजोरम बहुत बेटर कर गया है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। रीजन वही है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जब सोशल ग्रुप्स का होने लग जाता है तो अपनी बात रख। देखो नक्सलाइट्स का क्या कहना था, नक्सलाइट्स का ये कहना था कि हमारी जमीन, हमारी सत्ता, हमारी सरकार। जल, जंगल और जमीन के लिए वो यही कहते हैं कि जल हमारा, जंगल हमारे, जमीन हमारी, तो सरकार भी हमारी, ऐसा ट्राइबल्स कहते हैं। तो यही इसी बात पे नक्सलिज्म आगे बढ़ा। नक्सलिज्म ने कहा हमारी सत्ता और हमारी सरकार और हमारे लोग। तो यही मिजोरम के साथ हुआ, आप ही की सत्ता, आपकी सरकार, आपके लोग। तो किसके लॉज? आपके लॉज। डेमोक्रेसी कहती क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो यही तो किया। टेररिस्ट की जो प्रॉब्लम्स थी, टेररिज्म की जो प्रॉब्लम थी, लोगों की जो प्रॉब्लम थी, लोगों से कहा गन से लॉज मत बनवाओ, पार्लियामेंट में बैठ के बनाओ। पार्लियामेंट में बैठ गए, पार्लियामेंट में बैठे, लेजिस्लेचर में लॉज बनने लग गए, लॉज बनने लग गए तो प्रोग्रेस होने लग गया और अल्टीमेटली लोगों का बेनिफिट हुआ। तो ये फायदा हो जाता है। नहीं, नक्सलिज्म बहुत कम हुआ है, कम। देखो इतना बड़ा रॉट है, कब से चल रहा है नक्सलिज्म? आप इसको पढ़ो तो 1967 से एक्चुअली स्टार्ट हो गया था, 1946 की आंध्रा महासभा से। 67 में तो रूट्स इसके देखे नक्सलवाड़ी में, लेकिन ये क्राइसिस जो है 1945 में स्टार्ट हो चुकी थी कंट्री में, जब हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम एक बहुत ही इनकॉर्पोरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ट्राइबल्स को राइट्स देंगे। तो बहुत खुश हुए 1946 में आंध्रा ट्राइबल्स, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प करी रजाकार्स को हराने में या फिर फ्लश आउट करने में निजाम को। लेकिन जब 1950 के बाद उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिला और 55-56 तक उन्हें लगा कुछ नहीं हो रहा, जैसे थे वैसे ही थे। जहां पहले जो सत्ता पहले ब्रिटिशर्स के पास थी, रजाकार्स के पास थी, अब वो ट्रांसफर होकर जमींदार के पास आ गई है। बिहार का क्या प्रॉब्लम था? यही प्रॉब्लम था ना कि जो सत्ता पहले ब्रिटिशर्स चलाते थे, अब वो बाद में इलेक्टेड जमींदार चलाने लग गए। पहले जमींदार अपॉइंटेड थे, बाद में वही जमींदार पावर में बैठने लग गए क्योंकि इलेक्शन लड़ने के पैसे उन्हीं के पास थे। यही थी ना, हमने जब कामेश्वर प्रसाद केस में यही देखा था। तो प्रॉब्लम ये हुई ना, इसलिए ट्राइबल्स डिसएंचेंट हो गए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो दिया क्या? क्राइसिस तो हमेशा रही ना हमारे साथ, ये था इश्यू। क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल। मिजोरम और त्रिपुरा दोनों केस स्टडी यूज होंगी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन या सक्सेसफुल रिमूवल ऑफ नक्सलिज्म या टेररिज्म। ये दोनों बेस्ट केस स्टडीज हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम ने 86 में अचीव किया, त्रिपुरा ने 2006 में अचीव किया। ठीक है, ऐसे तो क्लास नहीं हो पाएगी भैया। नहीं, रिकॉर्डिंग की टेंशन आपको क्या? अच्छा, फिर से देखते हो क्या? हाँ हाँ, ये भी बात सही है। पूछना अगर एक बार रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है।
देखो, टेरर एक एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को टेरराइज करते हो, ठीक है। इंसर्जेंसी एक नहीं, मतलब उनके काम लायक हो रहा है नहीं हो रहा, वो वीडियो चल जाएगी, फिर बाद में बोले बहुत शोर था। एक बार बुलाना उनको, आ जाएंगे। अरे वो कहाँ है, ओम जी कहाँ है, बुलाना एक बार। नहीं ठीक तो है, पर चल जाएगी रिकॉर्डिंग है, अपलोडिंग, फिर स्टूडेंट्स कंप्लेंट तो नहीं करेंगे, देख लो। टेररिज्म की ना कोई डेफिनेशन नहीं बन सकती। एग्जैक्टली, यही प्रॉब्लम है, कोई डेफिनेशन नहीं। हाँ, क्लियर। इंसर्जेंसी बेसिकली एक तरह का, इंसर्जेंसी एक ग्रेटर एस्पेक्ट है जिसका एक सब पार्ट टेररिज्म होता है। इंसर्जेंसी इंस्टेबिलिटी से रिलेट करता है। इंस्टेबिलिटी देने के कई तरीके हैं जिसमें एक टेररिज्म भी है, ठीक है। टेरर एक्टिविटीज, लोगों को डरा के इंस्टेबिलिटी, इंसर्जेंसी लाई जा सकती है। इंसर्जेंसी प्रॉक्सी वॉर से भी लाई जा सकती है, ठीक है। तो इंसर्जेंसी एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव हो जाता है, क्लियर। एक्सट्रीमिज्म देखो, आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म में नेसेसरी नहीं है कि आप फोर्स का यूज करोगे। एक्सट्रीमिज्म तो ये हो गया कि मैं जिस भी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, मैं उसकी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पे चला गया। अब उसमें मैंने रिजॉर्ट क्या किया, वायलेंस को किया, किलिंग्स को किया, मास किलिंग्स को किया, जेनोसाइड को किया, तो वो एक्सट्रीमिज्म बन जाता है। एक्सट्रीमिज्म एक तरह से आपका ऑन दी अटमोस्ट साइड ऑफ योर वो होता है, क्या कह रहा था मैं, आइडियोलॉजी होता है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो अब क्या होता है, असम अकॉर्ड के स्पेशल प्रोविजंस डिस्कस करेंगे और फिर आएंगे 2019 वाले रीसेंट इशू पे। अब ये तो हो गया सिटीजनशिप देने की बात, सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है। यहाँ पे लॉस ऑफ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिखा है आपके एक्ट में, 1955 का सिटीजनशिप एक्ट कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि इस पर्टिकुलर सिटीजनशिप को ले लेना है तो वो ले सकती है। उसके पैरामीटर्स हैं, सबसे पहला है रिनंसिएशन के केस में। लेट अस से मैं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को ज्वाइन कर लेता हूँ ना, मुझे अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो मैंने रिनंसिएट कर दिया, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि अब मुझे यहाँ पे आपकी सिटीजनशिप की जरूरत नहीं है, मुझे यूरोप की या फिर किसी और कंट्री की मिल गई, मेरी सिटीजनशिप वापस रख लो, ठीक है। या फिर इधर वे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज नहीं किया, यूएस का पासपोर्ट बनवा लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला दो सिटीजनशिप कैसे लेके घूम रहे हो, उन्होंने मेरी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। एक ये ग्राउंड हो गया। दूसरा ग्राउंड ये भी है कि आप किसी भी तरह से किसी ऐसी एक्टिविटी में हो, लेट अस से आपने सिटीजनशिप को अक्वायर किया और या तो गलत डॉक्यूमेंट्स देके किया, ठीक है, या फिर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई ऐसा स्पेशल ऐसी नॉलेज उनको होनी चाहिए थी एक ऐसे फैक्ट की जो आपने नहीं बताई। जैसे केस आया, तवलीन सिंह को पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस में लिखती हैं, तवलीन सिंह करके एक वो है, तो अब उनका बेटा है आतिश तासीर। अब तवलीन सिंह की शादी हुई थी पाकिस्तान के एक एम्बेसडर से, है ना, सलमान तासीर से। अब ऑब्वियसली बात है, फादर पाकिस्तानी है तो बेटा पाकिस्तानी डिसेंट का ही होगा। अब बाद में सेपरेशन होगा हस्बैंड वाइफ का, तब लंदन में मिले थे, वहां शादी करी थी, बच्चा वहीं पैदा हुआ था, तो लंदन सिटीजनशिप मिल गई थी उसको। अब तवलीन सिंह जब सेपरेट हो गई तो इंडिया वापस आ गई, इंडिया वापस आके इंडियन सिटीजनशिप अपनी उन्होंने वापस ले ली, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है बच्चे को कौन सी सिटीजनशिप मिले, तो बच्चे के पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो वो अपना ब्रिटेन यूके में पैदा हुआ वहां की सिटीजनशिप को कंटिन्यू करे, या फादर के पास जाए और पाकिस्तानी सिटीजनशिप ले, या मदर के साथ आए और इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई करे। तो उसने अपनी यूके की सिटीजनशिप को रिनंसिएट करने का सोचा, पाकिस्तान की सिटीजनशिप उसको लेनी नहीं थी, और उसने तीसरी सिटीजनशिप जो चूज करी वो इंडियन करी, ठीक है। अब वो भी एक फेमस जर्नलिस्ट है, टाइम मैगजीन में एक बार लिख दिया मोदी जी के बारे में, डिवाइडर इन चीफ एक आर्टिकल आया था, उसी ने लिखा था।
भारत सरकार नाराज हो गई, भारत सरकार ने उसकी सिटीजनशिप वापस ले ली, क्योंकि उसको एक्विजिशन से दे रहे थे, एप्लीकेशन फाइल की हुई थी, एक्विजिशन उसका होने वाला था, मोर और लेस चीजें ठीक थी। फिर उसने ऐसा आर्टिकल लिख दिया, गवर्नमेंट को लगा ये क्या बकवास करते रहते हो, तो गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि ये क्या लिख दिया आपने, गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपने हमसे ये छुपाया कि आपके फादर पाकिस्तानी थे। अब वो कह रहे हैं तो पूरी दुनिया को पता है, ये तो यूपीएससी के टीचर्स भी पढ़ाते हैं, तो इसमें आपको ये बात कैसे नहीं पता। तो खैर फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी ग्राउंड पे सिटीजनशिप वापस ले सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई बात बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों लिए। एनआरआई तो एनआरआई होते हैं ना, यही पढ़ेंगे इसे हम, नॉन रेजिडेंट इंडियंस ही हैं, यही कंफ्यूजन है कि एनआरआई कौन होते हैं। हाँ, इंडिया में नहीं है, बाकी कोई और कंट्री अलाउ करे तो ले सकते हो। अब बारबाडोस एंटीगुआ कहेगी ले लो 2 सिटीजनशिप, ठीक है, अब घाना कहेगी 2 ले लो, एक हमारी रख लो, एक किसी, इंडिया नहीं अलाउ करता। वो देखो कंट्री टू कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अमेंड कर सकती है कि आप 2 सिटीजनशिप ले सकते हो, अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के ऊपर है। हाँ, चली गई ना, परमानेंट रेजिडेंट है ना यूएसए का, तो नहीं, इंडियन रेजिडेंट उसने छोड़ दिया ना पासपोर्ट, ये चेक कर लेना ये चीज, पासपोर्ट छोड़ दिया ना, जैसे अक्षय कुमार के पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, कैनेडियन पासपोर्ट है, तो ही इज नॉट इंडियन सिटीजन, ही इज लिविंग इन इंडिया, उसको हर 6 महीने 8 महीने में कनाडा जाके बताना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं, ठीक है। वो तो आप आजकल तो वैसे भी देखो ना, पोस्ट कोविड में जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो आपको गोल्डन वीजा दे रही हैं। गोल्डन वीजा क्या, आप एक नंबर ऑफ अमाउंट 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस करो और हैं नीचे पहले भीड़ लगी होगी, जगह नहीं होगी खड़े होने की, पता ना बाहर अभी मैं आया तो भीड़ लगी हुई थी, मैंने कहा इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं एक काम कर रहे हैं बाकी देख रहे हैं। हाँ, इंडियन हस्बैंड के साथ। पर्सनल इंटरेस्ट, यूएसए रहना चाहते हो और क्या चाहिए, यूएसए का ग्रीन कार्ड मिल गया। अच्छा, हाँ, गोल्डन वीजा क्या होता है, गोल्डन वीजा का यही कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अब कंट्रीज आजकल प्रमोट कर रही है गोल्डन वीजा कि आप एक सम ऑफ अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो जैसे दुबई में है, दुबई में आप 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दो, दुबई की सिटीजनशिप ले लो। इन कंट्रीज, कुवैत जल्दी से सिटीजनशिप नहीं देता, कुवैत बिल्कुल सिटीजनशिप नहीं देता, रीजन क्या है, कुवैत में 12 लाख की पॉपुलेशन है जिसमें 8 लाख भारतीय हैं और 3.5 लाख पाकिस्तानी, कुवैती और बाकी लोग हैं, ठीक है। नहीं, मना कर दिया, वो कह रहे इतने लोगों को नहीं, उनका जगह ही नहीं है सिटीजनशिप की, कहाँ रखेंगे, तो इसलिए तो अभी एक कफाला सिस्टम भी न्यूज में था, पढ़ लेना, आईआर का पार्ट है। कफाला एक सिस्टम होता है, अगर आपको मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में काम करना है तो आपको एक रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा रेजिडेंट पर्सन से। कोई कुवैती पर्सन जब तक राइटिंग में नहीं देगा कि इस बंदे को यहाँ पे काम करने दो इंडिया से, तो वो होता है कफाला सिस्टम। तो कुवैत सोच रहा है, कुवैत कतर कफाला सिस्टम को हटाने की बात कर रहा है, फिर से न्यूज में आएगा, क्योंकि पिछले उन्होंने हटाने का सोचा था तो कोविड हो गया था, मैटर खत्म हो गया था, फिर दोबारा स्टार्ट किया उन्होंने प्रोसेस कफाला सिस्टम का, तो फिर से सेकेंड वेव आ गई, तो न्यूज में रहता है कफाला सिस्टम, याद रखना। प्रीलिम्स में आ गया फिर कफाला सिस्टम कहाँ का प्रेवलेंट है, और सबसे ज्यादा ना कफाला सिस्टम अगर इंप्लीमेंट हो गया तो सबसे ज्यादा इंडियंस भगाए जाएंगे वहां से, जितनी इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड है ना, मेंस में टॉपिक है आपका, ये सब भगा दिए जाएंगे क्योंकि ये कफाला पे हैं सारे। हाँ, वहां पे वर्क करने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए होता है, आप जाके कौन एक्चुअली कफाला सिस्टम अप्लाई होता है लोग इसमें आपकी ब्लू कॉलर जॉब में, हर नहीं, अब जैसे कोई आईटी सेक्टर में जा रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। यूजुअली कफाला सिस्टम इसलिए लाए थे जिससे कि लोकल, मतलब देखो प्रॉब्लम क्या थी, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को रियल एस्टेट डेवलपमेंट करना था, इकोनॉमी को उनको 2 तरह से, एक तो उनको इकोनॉमी में ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए लोग चाहिए थे, चीप लेबर चाहिए थी, दूसरा उनको ये बुर्ज खलीफा बनाने के लिए चीप लेबर चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, कफाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। कफाला सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि आप किसी भी डिपेंडेंट रहते हो, जैसे कोई इंडिया से ब्लू कॉलर जॉब में जाना चाहता है, ब्लू कॉलर कौन सी जॉब, मैनुअल लेबर की जॉब, ठीक है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, मैनुअल लेबर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक, कंस्ट्रक्शन लेबर,
अब इसके लिए क्या होगा, जब आप कफाला पे जाओगे तो आप अपने स्पॉन्सर पे डिपेंडेंट रहोगे। एक स्पॉन्सर होगा, वो आपको, अब यहाँ से भारत में नौकरी है नहीं लेटेस्ट से, लोगों को दुबई भागना है, कुवैत जाना है। अब कुवैत की करेंसी पता है 260 रुपए है, ठीक है। तो कुवैती दिनार 260 रुपए का, एक इंडियन मतलब आपको एक कुवैती दिनार लेना है तो 260, वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट करेंसी है। तो ऐसे में लोग लेबर होते हैं वहां पे काम करने के लिए। अब चीप लेबर किसी को रखना है तो कब चीप रहेगा, जब उसमें राइट्स नहीं होंगे, जब वो बॉन्डेड बन के रहेगा तभी तो चीप रहेगा, नहीं तो अपने राइट्स डिमांड करेगा। तो इन्होंने क्या किया, कफाला का कॉन्सेप्ट कर दिया कि आप बिना स्पॉन्सर के कुवैत में काम नहीं कर सकते। अब आपको नौकरी की जरूरत है, आपको काम चाहिए, आप स्पॉन्सर ढूंढोगे, स्पॉन्सर कहेगा 2 साल तक बिना सैलरी के, कम सैलरी पे काम करोगे तब स्पॉन्सरशिप दूंगा। तो आप बोलोगे यार कोई बात नहीं, भारत से तो बढ़िया है, यहाँ 300 रुपए रोज मिलते हैं, वहां 2000 रोज मिलते हैं, तो कोई बात नहीं। कफाला में ये कफाला एक तरह से प्रैक्टिस है बॉन्डेड लेबर की भी। तो ये टर्म कफाला वहीं का, कोई कुवैती शेख ही आपको कफाला दे पाएगा। ऐसा कोई पर्सन जो कुवैत का सिटीजन हो, कुवैत में शेख हो, वही कफाला दे पाएगा। हाँ, काफिल को, एग्जैक्टली इसी बात पर, काफिल को मालिक, और उसी से टर्म आया कफाला। हाँ, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते थे, वो 12 साल का, और फिर लोग बाद में बड़ा होके उसके बाद गवर्नमेंट सर्विसेज में आना चाहिए। उसी बात पर सिटीजनशिप के लिए ना एक और राइट होता है, हमने एक टर्म पढ़ा था 18 ईयर्स, क्योंकि जब तक आप रिनंसिएशन में हम पढ़ रहे थे ना कि यू हैव अ कैपेसिटी ऑफ मेकिंग अ डिक्लेरेशन। लेट अस से कोई पर्सन लंदन में बॉर्न हुआ, इंडियन है, पेरेंट्स इंडियन थे, लंदन में बॉर्न हुआ, पेरेंट्स ने उसको पकड़ के यूके की सिटीजनशिप दिलवा दी। अब वो 18 ईयर्स का हुआ, उसने गवर्नमेंट, उसने देखा यूपीएससी का एग्जाम होता है और मैं आईएएस IFS बन सकता हूँ। अब वो तो नहीं दे सकता एग्जाम, जस्ट बिकॉज उसके पेरेंट्स ने गलती करी थी, जबरदस्ती उसको यूके की सिटीजनशिप दिलवा दी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्लाई कर सकता है कि देखो अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मेरे पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, क्योंकि जब मेरी बर्थ हुई थी मेरे पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे, तो गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप इंडियन दे देगी। तो इस तरह से बच्चे के पास 2 बार चांस आता है साल में, लाइफ में। क्लियर है? ये एप्लीकेशन में आएगा, ये आप रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा। नहीं, पूरी लाइफ में 2 चांस मिलते हैं ना। एक बार तो जब बर्थ हुआ तो पेरेंट्स ने दिलवा दी इंडियन, अब पेरेंट्स ने नहीं दिलवाया इंडियन, तो फिर आप जब बड़े हो गए 18 साल को तो खुद ले लो। तो ये अलाउ करते हैं, ठीक है, 18 ईयर्स की एज पे। अब चलते हैं, नेक्स्ट है 2019 का। अच्छा, टर्मिनेशन हो गया, फिर हो गया डिप्रीवेशन, अगेन वही सिटीजनशिप बाय फ्रॉड हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिसलॉयल्टी दिखा दी, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन ट्रेड सीक्रेट आपने बाहर दे दिया या इंडियन गवर्नमेंट का सीक्रेट बाहर दे दिया, किसी भी तरह से 5 साल आपने रजिस्ट्रेशन कराए, आप इंडिया में आए और 5 साल के अंदर अंदर आप पे कोई केस चल गया, तो गवर्नमेंट आपको आपकी सिटीजनशिप को डिप्राइव कर देगी, ठीक है। देन अब चलते हैं, 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, PIO और OCI, ठीक है। ये 2015 में न्यूज में थे, उसके बाद से बहुत ज्यादा न्यूज में से रहते, तो अभी भी न्यूज में है। अगर सोनिया गांधी पे 5 साल में केस हो जाता शादी सिटीजनशिप लेने के, या इसके बाद भी, लेटेस्ट से अदनान सामी पे, मैंने आपसे क्या कहा, अदनान सामी क्यों ट्वीट करता है ना, मेंटेन रखने के लॉयल्टी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैसे तो कभी भी हटा सकते हैं, पर लेकिन वहां तो कंप्लीट गवर्नमेंट के पास राइट है, हटाने को कभी भी हटा सकते हैं। डेप्रीवेशन के केस में क्या होगा ना, दोनों मोरलेस सेम है। टर्मिनेशन में गवर्नमेंट विलफुली टर्मिनेट कर देगी, डेप्रीवेशन में आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा। मोरलेस बातें वही, टर्मिनेट दोनों जगह गवर्नमेंट ही करेगी। देखो ये हो जाएगा, अगर डिप्रीवेशन से आपकी सिटीजनशिप जा रही है तो आप गवर्नमेंट को फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि देखो मेरी ये जो गलती थी इसको मैं रेक्टिफाई करता हूं, मैं आगे से नहीं करूंगा, मुझे चांस दे दिया जाए। टर्मिनेट हो गई, डिप्रीवेशन रिजल्ट्स इनटू टर्मिनेशन। अब देखो ये गवर्नमेंट या तो डिप्राइव कर रही है आपको फॉर अ टाइम बीइंग, और आपको सही करने का मौका दे रही है, 1 साल का टाइम दिया कि आप अपनी एक्टिविटीज ठीक कर लो, या आप कहो ये जो कोर्ट केस हुआ है ये तो मतलब अभी फ्रॉड है, कोर्ट केस ही गलत है, प्रूव होने दो। प्रूव हुआ तो पता चला कि नहीं आपका वो फॉल्स केस था, तो फिर वापस मिल जाएगी ना, वापस एज एन कंटिन्यू कर लोगे ना। अभी सिटीजनशिप तो अभी भी है, पर फिर वो तलवार लटकती रहेगी। टर्मिनेशन का तो मतलब खत्म हो गई आज से, दूसरा रास्ता देखो अब।
ये बंद नहीं होगा। सर वो कपिल का मतलब मालिक नहीं होता है, उसका मतलब होता है स्पॉन्सर करना। कफाला सिस्टम में कफील का मतलब ये होता है ना कि आप लॉर्डशिप के अंडर हो। अच्छा, लॉर्डशिप लिखा गया था, मैं पढ़ रहा था लॉर्डशिप के अंडर हो, मतलब आप किसी के अंडर हो। मालिक नहीं, अच्छा, ओनरशिप नहीं उसकी, ठीक है। देखो, अप्लाई किया जा सकता है अगर वो फॉरेनर ये कहे कि मैं इंडिया में ही रहूंगी, नहीं तो फिर वो इंडियन सिटीजन लेके करेगा क्या बच्चा। अब वो डिपेंड करता है ना इंटेंशन क्या है। यहाँ पे देखो, सिटीजनशिप अमाउंट्स टू इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या है? आप ये कह रहे हो कि इंडिया में बर्थ हुआ है उसका और मुझे इंडिया में ही रहना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि ठीक है, रह लो इंडिया में, अप्लाई कर दो डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बर्थ से नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट बर्थ के लिए ना पेमेंट होना, वो पेरेंट्स होने जरूरी है। सॉरी, हाँ, स्पाउसेस के हो सकते हैं बिल्कुल। अब फिर वही है ना, अक्षय कुमार और उनकी बीवी। हाँ, बहुत सारे। क्या करें, शुरू करें ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के? नहीं, छोड़ने का नहीं, सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस 3-4 दिन रह गए हैं बस, क्लास खत्म करो यार, मेरी भी टेंशन खत्म हो। बैच जब लास्ट में आया था ना, टेंशन होने लग जाती है। ठीक है, एक बार ये पढ़ते हैं, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे चलेंगे। 2 तरह के कार्ड्स होते थे। एक होता है कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ा होगा एनआरआई का, ठीक है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एनआरआई क्या है? एक ऐसा रेसिडेंशियल स्टेटस है जो किसी सिटीजन को दिया जाता है। कहाँ का सिटीजन है? इंडिया का सिटीजन है, और वो इंडियन पासपोर्ट पे किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, वो होता है एनआरआई। यूजुअली जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट कहता है, वो कहता है ऐसा कोई भी पर्सन जो 485 दिन तक बाहर है, ठीक है, उसका मैं आपको डेफिनेशन दे दूंगा एग्जैक्ट, और उसके बाद 60 दिन के लिए इंडिया आ गया, यानी भाई मैंने आपसे ना 5 साल में आपको इंडिया आना है, 60 दिन के लिए इंडिया आ गया है, 60 दिन आने के बाद फिर चला गया। क्लियर है? सॉरी, 4 साल के लिए बाहर है, 60 दिन के लिए इंडिया आ गया, फिर उसके बाद बाहर चला गया 4 साल के लिए, फिर 60 दिन के लिए इंडिया आ गया। ये साइकिल करते रहना चाहिए। तो क्या माना जाएगा? आप क्या हो ऐसे केस में? आपकी इंडियन सिटीजनशिप बची रहेगी। यानी कोई भी ऐसा इंजीनियर, लेटेस्ट से हम मान के चलें, आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड जो आईटी इंडस्ट्री से है और इस समय यूएस में जॉब कर रहा है, तो वो क्या है, और इंडियन पासपोर्ट पर ट्रैवल करता है, अभी भी उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो आप देखोगे 4 साल में एक बार उसको इंडिया आना पड़ता है। ये बताने के लिए मैं वहां जॉब कर रहा हूं, मैं अभी भी इंडियन सिटीजन हूं और मैंने अभी भी वहां का सिटीजनशिप नहीं लिया है। क्योंकि जब आप बाहर की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम्युनिकेट करना पड़ता है कि मैं अपनी सिटीजनशिप रिनंसिएट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यूएसए ने ग्रीन कार्ड दे दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी ठीक है, छोड़ दी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक जना कम हुआ भारत से। तो इस तरह से सिटीजनशिप जो है वो दी जाती है, और इस तरह से एनआरआई का कॉन्सेप्ट होता है। यानी एनआरआई भारतीय ही होते हैं, नॉन रेसिडेंट होते हैं, इंडियन पासपोर्ट रख के बैठते हैं, लेकिन भारत में नहीं रह रहे होते। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट या टाइम टू टाइम सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग भारत आते जाते रहते हैं। क्लियर हो गया? वो हो गया एनआरआई। हाँ, ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब है कि आपने वहां का पासपोर्ट ले लिया। एनआरआई होने की सबसे बड़ी क्राइटेरिया यही है कि पासपोर्ट इंडियन होना चाहिए। रह कहीं भी रहो दुनिया में, लेकिन पासपोर्ट आपका इंडियन होना चाहिए। अभी भी आप भारत के पासपोर्ट पे ही ट्रैवल करते हो, वो हो गया एनआरआई। इसी तरह से कॉन्सेप्ट होता था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसी का एक्सटेंशन था ऐसे लोगों के लिए जिनके एंसेस्टर्स भारत के रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन अभी ये लोग जो है किसी और कंट्री में रहते हैं। जैसे कोई भी ऐसा पर्सन जिसके फादर ऋषि सुनक है ना, फादर इंडियन थे, मदर इंडियन थी, फिर थोड़े टाइम के लिए अफ्रीका चले गए, अफ्रीका से फिर यूके चले गए, ठीक है, तो अल्टीमेटली ऋषि सुनक वहां पे बॉर्न हो गया। तो ऋषि सुनक क्या बन गया? पीआईओ बन गया, क्योंकि यूके की सिटीजनशिप मिल गई। एक और बाद में केस आया था, वो आया था ओसीआई का, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का। अब ये ना दोनों जो है पैरेलल चलते थे कांग्रेस के टाइम पे। पीआईओ वो होता था ऐसा फॉरेन सिटीजन, ठीक है, जो फॉरेन है
जिसके एक पेरेंट कभी ना कभी भारत में बॉर्न हुए हैं, जिसकी स्पाउस के पास इंडियन सिटीजनशिप है या पीआईओ है, कोई भी ऐसा, ये मोर और लेस ओवरलैपिंग है। इसके केस में ये था एनी पर्सन जो कभी ना कभी भारत का सिटीजन रहा है, उसके पेरेंट्स रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बाद में जाके उसने दूसरी सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया, तो हम क्या कहते थे उसको, ऑनररी पोजीशन में उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कह देते थे। पासपोर्ट हमारा नहीं है, रह यूके में रहा है, यूके के पासपोर्ट पे रह रहा है, लेकिन हमारे लिए ऑनररी तो है ना कि कभी ना कभी उसके तार भारत से जुड़े हैं, तो इसलिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली इसलिए कह देते थे हम ये कार्ड्स, जिससे ना उनका बॉन्ड इंडिया से बना रहे, इंडिया ट्रैवल करते रहे, और सबसे बड़ी बात है इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करते रहे। हाँ, वीजा की रिक्वायरमेंट हर जगह होती थी, ठीक है। इनके देखो इसमें क्या होता था, पीआईओ के केस में रजिस्ट्रेशन एफआरओ पे एग्जेम्प्टेड था अगर आप 180 दिन से कम के लिए रह रहे हो। अब ये ना चीजें खत्म हो गई, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, जो अब है सिनेरियो उसको पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि पीआईओ और ओसीआई में बहुत डिफरेंसेस आ रहे थे। अब ओसीआई और पीआईओ क्या देती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, वो सिटीजन के उस पर्सन के रिक्वायरमेंट पे या उसकी नेसेसिटीज पे देती थी। कई लोग ये क्रिटिसाइज करते थे कि हमें पीआईओ दे दिया, हमने ओसीआई मांगा था, क्योंकि ओसीआई में बेनिफिट ज्यादा थे। ओसीआई एंटाइटल्ड टू मल्टीपर्पस मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा अलाउइंग देम टू विजिट इंडिया एट एनी टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम एंड फॉर एनी पर्पस, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पुलिस रिपोर्टिंग। जबकि पीआईओ में जब जब भारत आओगे और 6 महीने से ज्यादा रहोगे तो पुलिस को, एफआरआरओ को बताना पड़ेगा कि हम भारत में हैं, हम इस पर्पस के लिए आए हैं, हम ये काम करने आए हैं और हम वापस जा रहे हैं। कुछ इनके ना बैंक अकाउंट्स का भी फर्क होता है, पढ़ोगे एनआरई एनआरओ अकाउंट्स, वो पढ़ोगे इकोनॉमी में, तो इस तरह के लोग अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। जैसे अब कोई लैंडलॉर्ड है, कोई ऐसा पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में, वो यूके में रहता है, ठीक है, अब उसको इंडियन में रेंट कलेक्ट करना है तो उसको फिर इंडिया में एनआरई अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर अब वो ओसीआई है या पीआईओ पे डिपेंड करेगा फिर वो कौन सा अकाउंट खोलेगा, फिर उस हिसाब से टैक्सेशन लगेगा, उस हिसाब से उसके एफडी नॉर्म्स होंगे, तो इनमें ना बहुत डिस्पैरिटी थी। अब ये लोग वाइब्रेंट गुजरात समिट में 2014 में नरेंद्र मोदी से मिले जनवरी में, और उन्होंने मोदी जी से ये कहा कि देखो अगर आप पीआईओ ओसीआई को मर्ज कर दोगे और हमारी प्रॉब्लम्स को, इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड आपके सिलेबस का पार्ट है, और कहा हमारी जो प्रॉब्लम्स हम फॉरेन सिटीजन्स या नॉन इंडियन सिटीजन्स जो है हमें, कि कभी हमारे भारत से तार जुड़े रहे लेकिन हम आज भी भारत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो पीआईओ और ओसीआई की पॉलिसी है ना, ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, आप इसका हमें सॉल्यूशन दो, हम आपको वोट देंगे। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट में 8 या 9 जनवरी 2014 को पीएम मोदी ने डिक्लेयर कर दिया था कि अगर मैं सरकार बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले तो पीआईओ और ओसीआई की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। वोट नहीं, इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं ना वोट्स को। अब ये सोचो ना कि टेक्सास में रैली निकली है मोदी जी के लिए, ट्रैक्टर रैली निकली है, जेसीबी रैली निकली है, भारत में लोग चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं, तो परसेप्शन बनाया जाता है ना, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। फिर आप लोग क्या कहोगे, गांव में बैठा आदमी क्या कहेगा, या टेक्सास वाले लोग और यूएस वाले लोग अगर मोदी जी को सही मान रहे हैं तो ये राहुल गांधी का क्रिटिसाइज करे फिर रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं ना, समझदार लोग हैं वेस्ट में, अगर वो मान रहे हैं, ये परसेप्शन की बात है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, जितना परसेप्शन बनेगा पॉलिटिक्स का। यूपीएससी का भी यही हाल है, एडमिशन लेने के बाद पता चलता है सब परसेप्शन था, कायमेरा था, सच्चाई कुछ और निकली टीचर की, यही होता है। मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो भाई? ठीक है, हाँ उसे का कभी ना कभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से रहे, तभी तो ओवरसीज सिटीजन दिया जाएगा ना। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग हो, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के लोग रह चुके हो, ओवरसीज सिटीजन हो इंडिया के, तो ये फर्स्ट ग्रेड, मतलब ये सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, ऐसे समझो कार्ड डिवाइड किए जाते थे। तो फाइनली फिर जब मोदी गवर्नमेंट आई मई में, उन्होंने सबसे पहले सितंबर में यही किया कि पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया और सिंगल स्टेटस दे दिया, कि मर्ज करके पीआईओस को कन्वर्ट कर दिया ओसीआई स्टेटस में, और पर्सन को, जो भी ऐसा पर्सन जो इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन पासपोर्ट नहीं है उसके पास, अक्षय कुमार है, उसको ओसीआई कार्ड मिल गया। अब ओसीआई कार्ड मिलने के फायदे क्या हैं? उसके पास देखो वोटिंग राइट्स नहीं आएंगे, ये याद रखना, वोटिंग राइट्स के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर लैंड बाय नहीं कर सकता, बट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर एग्रीकल्चर इन नेचर है उसको इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। लेटस से दादा के पास यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, पर्सन बच्चा कनाडा का सिटीजन बन गया है और ओसीआई होल्डर है, तो ये प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाएगी, ठीक है। ये
इन जनरल नहीं होता था पहले, ये सब चीजें चेंज की गई। फिर उसके बाद ओसीआई के लिए वीजा भी ट्रैवल किया गया, जितनी बार भारत आने आओ कोई नहीं रोकेगा, कोई वीजा की जरूरत नहीं है, सीधा कनाडा से फ्लाइट पकड़ो, इंडिया में उतरो और अपने घर चले जाओ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट आ जाता है मर्ज है ना, अब सिर्फ ये कार्ड एग्जिस्ट कर रहा है, साथ ही साथ वो सारे राइट्स उनको मिल गए इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड्स में, जो मतलब उनके बच्चों को मिल गए, जो इंडियन के बच्चों को मिलते हैं। जैसे कि लेट अस से कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है, अगर ओसीआई कार्ड होल्डर के बच्चे फॉरेनर हैं और वो इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो उनको एट पार रखा जाएगा विद द इंडियन बोर्ड्स, इंडियन चिल्ड्रन, क्लियर है। यहीं से वो एनआरआई कोटा वगैरह वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि ठीक है फीस ज्यादा लेंगे, उनके बच्चों को एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा अगर वो डिजर्व करते हैं तो। हाँ, वीजा के केस में बच्चे ट्रैवल करेंगे, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे रहेंगे, वो तो करोगे ना। नहीं देखो, यूजुअली क्या है, हम ये करते हैं, डिपोर्ट नहीं होंगे अगर आप कोई फॉरेन सिटीजन हो, ठीक है, और इंडिया में आपने आके क्राइम किया तो आपको इंडियन पुलिस पकड़ लेगी ना। डिपोर्ट करते हैं डिप्लोमैट्स को, नॉर्मल सिटीजन को नहीं करते। नॉर्मल सिटीजन पे तो यहीं के लॉज अप्लाई होंगे। अब अरे देखते नहीं हो, इतने सारे लोग ड्रग ट्रेडिंग में आते हैं अफ्रीका से, नाइजीरिया से, उनको पकड़ के यहीं रख लेते हैं ना, वापस थोड़ी भेजते हैं। तो डिपोर्ट कर सकते हैं ना, वही नहीं, अब क्राइम नहीं था ना, वो वीजा का ब्रीच कर, अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट उसको रख भी सकती थी, फिर लगा कुछ नहीं है वापस भेज दो। तो कोई यहाँ पे ना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पर्सन टू पर्सन, पुलिस स्टेशन टू पुलिस स्टेशन वेरी करेगा क्या करना है। ऑफेंसिव क्राइम में तो वैसे भी देखो नहीं, अब ऐसा नहीं है ना, क्राइम ठीक है, एक तो पकड़े गए ड्रग्स, तब तो बात ही खत्म हो जाती है। उस केस में कह सकते थे ना कि आप इंडियन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेके इधर उधर घुमा रहे हो, फोटोग्राफ्स खींची हैं आपने, तो आपको कल्प्रिट तो किसी भी केस में बनाया जाता है, एक्यूजेशन तो डाला ही जा सकता है ना। गवर्नमेंट ऑफिशियल हाँ कर सकता है, जब तक दूसरी होनी चाहिए ना, पेंशन खत्म हो जाएगी बस, उसकी पेंशन खत्म कर दी जाएंगी, बाकी सब सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खत्म हो जाएंगे। अब किसी के बच्चे बाहर सेटल हैं, वो रिटायर हुआ, वो भी बाहर सेटल होना चाहता है, उसको बाहर की सिटीजनशिप मिल रही है, वो जाके ले लेगा। अभी हम बात कर चुके हैं कि कोई भी एप्लीकेशन आती है होम मिनिस्ट्री पे जाती है, होम मिनिस्ट्री उसको, क्योंकि कंफ्यूज मत होना, वहां पे मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स मत लगा के आ जाना, ठीक है, उसको स्क्रूटनाइज करती है, एप्लीकेशन को सिक्योरिटी क्लियरेंस देती है, ब्लैक लिस्टिंग चेक करती है और फाइनली अपना डिसीजन देती है, ठीक है। हाँ, नहीं आप सिटीजन नहीं हो ना, गवर्नमेंट एग्जाम के केस में फिर आपका इंडिया, नेपाल, बस दो ही तो हैं, और भूटान, हाँ ठीक है, ठीक। अब देखो हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, ये याद रखना, ठीक है, ये आपका पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज एन ओसीआई कैन अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप 5 years आफ्टर बीइंग ग्रांटेड ओसीआई स्टेटस। अब अक्षय कुमार कहे कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप दे दो, 5 साल हो गए ओसीआई के, तो मिल जाएगी, ठीक है। एडिशन टू दिस पर्सन शुड हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वही 12 months फ्रॉम द डे ऑफ एप्लीकेशन, इसको वही कहेंगे सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए। ये पूछ लेंगे भैया को, बोल दो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
1950 में क्या हुआ था? आफ्टर ऑल द क्राइसिस, आफ्टर ऑल द क्राइसिस नेहरू और लियाकत मिले, दोनों प्राइम मिनिस्टर थे अपनी अपनी कंट्री में, और एक पैक्ट साइन किया कि माइनॉरिटीज का ध्यान रखेंगे। जितनी भी फोर्स से प्रॉपर्टी एक्वायर की है, जो भी लूट हुई है, जिसकी जो प्रॉपर्टी कंट्री के दोनों तरफ रह गई है, उसको उसका सामान वापस दिया जाएगा और एक एक चांस दिया जाएगा रिकॉन्सिलेशन का, और माइनॉरिटीज का अटमोस्ट प्रोटेक्शन किया जाएगा। जिस भी कंट्री में जो भी माइनॉरिटी रह रहा है उसे वहां की सरकार पूरा सपोर्ट करेगी। मतलब पाकिस्तान ये कहना चाह रहा था कि अंडर द गार्ब ऑफ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन हम सेक्युलरिज्म लेके आएंगे। ये इस पूरे पैक्ट का सार था। इंडिया तो वैसे भी सेक्युलर था, इंडिया को वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो इंडिया ने ये साइन किया। नेहरू लियाकत मिले, नेहरू ने लियाकत को समझाया कि देखो हमने माइनॉरिटीज को, क्योंकि जिन्ना ने कहा था, जिन्ना की 1947 की स्पीच यही कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो हर किसी को उसके राइट्स देगा, चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन से आए। लेकिन 2 साल के पाकिस्तान में ऐसा देखा नहीं गया, परसिक्यूशन माइनॉरिटीज का बहुत ज्यादा हुआ। अब नेहरू को लगा अगर लियाकत खुद सामने से इस बात को मान रहे हैं तो हमें एक चांस पाकिस्तान को दे देना चाहिए, और माइनॉरिटी पैक्ट, ये नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 का साइन कर देना चाहिए। पैक्ट में यही लिखा है कि माइनॉरिटीज का ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करना है, उनको सिक्योरिटी देनी है, उनको बेनिफिट्स देने हैं, यानी माइनॉरिटीज को एट पार हमें ट्रीट करना है मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ, और मुस्लिम माइनॉरिटीज को हमें ट्रीट करना है हिंदू मेजॉरिटी के साथ। ये बोल के हम लोग आगे बढ़े। 1950 में हमें लगा प्रॉब्लम जो है खत्म हो गई। अब जैसा कि हमने कहा, नेहरू बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट थे कुछ मैटर्स में, उनके इस आइडियलिज्म का बहुत ज्यादा सोल्यूशन निकला नहीं। जिन्ना वहां से जा चुके थे, जिन्ना की अनटाइमली डेथ, इंडिया की अपनी क्राइसिस, पाकिस्तान और यूएसए के बढ़ते रिलेशंस, कोल्ड वॉर, ठीक है, ऐसे में चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट, तो ये सारे मैटर्स ने इस क्राइसिस को और ज्यादा फ्लेयर अप कर दिया। माइनॉरिटीज के साथ जो जेनोसाइड है, जो मास कन्वर्जेंस है, जो क्राइसिस है हिंदू माइनॉरिटीज के साथ, या कहो अदर देन मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ पाकिस्तान में ये बढ़ने लगा। इसको लेके फाइनली ये सोचा गया कि हमें कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सोचा कई बार क्या किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली हमें यही समझ में आया कि ये लोग हमारे डोमेन में तो है नहीं, ये लोग पाकिस्तान रह गए थे, ये लोग या तो पहले आ जाते इंडिया, ये लोग इंडिया आए नहीं, इनको 2 बार मौके मिले आने के। इनको बोला गया ना कि अगर आप 19 जुलाई 1948 तक भी वापस आ रहे हो तब भी हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपने लगभग 11 महीने का पाकिस्तान तो देख ही लिया। 15 अगस्त से पाकिस्तान बना, 14 अगस्त से, और 19 जुलाई तक आपने 11 महीने पाकिस्तान में निकाल दिए। अब आपको वापस आ जाना चाहिए था, आपको एक चांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। लेकिन ये भी हो सकता है कि उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, उनको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई प्रपोजल या ऐसा कोई भी लॉ या ऐसा कोई भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट लेके आ रही है, सिटीजनशिप लॉ लेके आ रही है। खैर चलो, मैटर खत्म हो जाता है। इस मैटर को 2016 में बार बार सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया। एक हम मैटर पीछे से देखते आ रहे हैं, असम अकॉर्ड का। हमने देखा कि 1985 में असम अकॉर्ड को साइन किया और राजीव गांधी गवर्नमेंट को कहा असम अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करो। असम अकॉर्ड इंप्लीमेंट होने का मतलब ये था कि ऐसे सिटीजन्स, ऐसे बांग्लादेशी सिटीजन्स जो इंडिया में 1971 के बाद आके रह रहे थे और वो मुस्लिम रिलीजन के थे, क्योंकि उनको इंडिया में रहने की जरूरत नहीं थी, वो जेनोसाइड से भाग के नहीं आए थे, वो भाग के आए थे इकोनॉमिक डेप्रीवेशन से। अब आपकी कंट्री में भुखमरी, इकोनॉमिक डेप्रीवेशन है, इसका मतलब ये थोड़ी आप सब भाग के दूसरी कंट्री चले जाओगे। तो इस वजह से आपको तो हम होस्ट नहीं करेंगे। ये मैटर कोर्ट ने, चलो देखते हैं हम कब तक चलते हैं, ये बोल के कोर्ट ने 2015 में भी डांट लगाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि या तो इस असम अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करो, नहीं तो इस सिटीजनशिप की क्राइसिस का कोई सॉल्यूशन दो। कि ऐसे लोग, एक तो जो इंडिया के बाहर हैं और मुस्लिम्स नहीं है और उनका परसिक्यूशन हो रहा है, और ऐसे लोग जो इंडिया में आके रहने लग गए जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक ग्राउंड्स खराब थे उनकी कंट्री के, और इंडिया उनको होस्ट कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है, लोकल जॉब्स जा रही हैं, रिलेटिव डेप्रीवेशन हो रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो क्राइसिस है ना, वो रिलेटिव डेप्रीवेशन पे सराउंड करता है। पूरा जो नक्सलिज्म का क्राइसिस है वो रिलेटिव डेप्रीवेशन पे सराउंड करता है। आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा 2018 में कि खासीज की
खासी एक ट्राइब है मेघालय में, खासी की और सिख कम्युनिटी की वहां पे लड़ाई हो रही थी, बहुत ज्यादा राइट्स हो गए थे। अब ये खासीस का ये कहना था कि जो सिख पॉपुलेशन है ये यहाँ की एबोरिजिनल पॉपुलेशन नहीं है। भाई सरदार लोग, कभी शिलोंग गए हो तो वहां पे आपको एक पूरी गली में सिख ही सिख कम्युनिटी दिखेगी, आपको लगे इतने सारे सरदार यहाँ कैसे आ गए, मतलब यहाँ के तो नेटिव भी नहीं है, यहाँ सिखिज्म भी नहीं पहुंचा, तो इतनी सारी पॉपुलेशन कैसे आ गई। 200 साल पहले ब्रिटिशर्स जो है बहुत सारे इनंडेटेड लेबरर्स को पंजाब से अपने काम के लिए शिलोंग ले गए थे कि शिलोंग में भाई काम करने के लिए कोई होना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल्स काम करते नहीं थे, ट्राइबल्स सुनते नहीं थे, तो सारी सिख पॉपुलेशन ले गए थे। अब वो लोग वहां पे 200 साल से रह रहे, अब वो कह रहे हम यहाँ की लोकल पॉपुलेशन बन चुके हैं, अब ये जगह हमारी है। खासीस कह रहे हैं आपने आके हमारी जॉब्स खा ली, ये जगह हमारी है। तो यही क्राइसिस रिलेटिव डेप्रिवेशन का ह्यूमन कन्फ्लिक्ट लेके आता है, और ये ह्यूमन कन्फ्लिक्ट असम में 20 साल से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एक ड्राफ्ट तैयार किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इससे पहले भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, बट ये काफी मेजर था। इसमें करना क्या था, इसमें एग्जैक्ट ये था कि इसमें इलीगल माइग्रेंट्स, पहली चीज है कि कोई भी ऐसा फॉरेन इलीगल माइग्रेंट जो ऐसी कम्युनिटीज को बिलोंग करता है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज को बिलोंग करता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और कम्युनिटीज को बिलोंग करता है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, उसे भारत सिटीजनशिप देगी। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन हम उसके लिए सिटीजनशिप का प्रोविजन रखेंगे। मतलब क्या है इसका सिंपल फंडा ये है कि ऐसा कोई भी हिंदू, मतलब कोई भी नॉन मुस्लिम, क्योंकि देखो सारे रिलीजन आ गए कॉन्टिनेंट के, बस मुस्लिम बचे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ऐसा कोई भी नॉन मुस्लिम जो इन 3 कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आना चाहता है या भारत आ चुका है इलीगली, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो बॉर्डर्स पे रह रही थी। राजस्थान बॉर्डर पे एक पॉपुलेशन इंडिया जैसे वो बार बार आ जाती है, अब इंडियन आर्मी को लगता है अपने लोग हैं, ठीक है, होम मिनिस्ट्री उनको अलाउ कर देती है और बॉर्डर के पास फेंसिंग करके उनको रख दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज रहती हैं बॉर्डर पे। अब उन सबको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप क्या थे, इलीगल माइग्रेंट थे। याद रखना इलीगल टर्म है, लीगल आ गए तो दिक्कत ही नहीं है, वीजा से आए हो, आप भारत की टेरिटरी में घुस गए, इन 3 कंट्रीज से भाग के आए हो और इस रिलीजन के हो, तो भारत सरकार अब आपको 2019 के बाद से सिटीजनशिप देगी। ऐसा कोई भी पर्सन जो इस तरह से 2014 से 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गया है उसको तो इमीडिएट सिटीजनशिप, 1 जनवरी 2015 के बाद आया है तो उसके लिए नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 5 साल कर दिया जाएगा। यानी टेक्निकली ये थी टर्म कि हर किसी को, हर वो पर्सन जो अभी इंडिया में आया है उसको, अगर वो 5 साल हो गए हैं रहते हुए इंडिया में, इलीगली रह रहा है इंडिया में, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल हुए तो 1 साल और वेट करा के उसको भी हम नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। ये था पहला सिनेरियो इस एक्ट का, जो हमने कभी सुना पड़ा नहीं क्योंकि मैटर इस पे था ही नहीं, इस पे तो किसी को चिंता ही नहीं थी क्योंकि मैटर कभी उठा नहीं। मैटर दूसरा उठा। अब ये हो गया पहली बात, तो क्या है कोई इलीगल सिटीजन इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है? इलीगल सिर्फ स्पेशल, मैंने कहा ना, उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल अमेंडमेंट किया गया। जो 14 इयर्स का टाइम इन जनरल अदनान सामी को दिया गया वो इन लोगों को 5 साल का इस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, याद रखना, स्पेशल क्लास ऑफ सिटीजन। इसलिए हमने टर्म्स पढ़ा था रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 में, तो पूछा गया होम मिनिस्टर से, शशि थरूर ने कहा कि दिस डज नॉट अमाउंट टू रीजनेबल क्लासिफिकेशन, दिस इज यू आर डूइंग इनजस्टिस, आप इनइक्वालिटी लेके आ रहे हो, ठीक है, आप इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि हमने यहाँ पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया लगाया। क्या रीजन है? परसिक्यूशन किसका? नॉन मुस्लिम्स का। किन कंट्रीज में? इन कंट्रीज में। ये कहा गया श्रीलंका के लोग क्यों नहीं लाए? बोले श्रीलंका में परसिक्यूशन है ही नहीं। बर्मा से क्यों, म्यांमार से क्यों नहीं लाए? बोले वहां परसिक्यूशन है ही नहीं। तो ये था रीजनेबल क्लासिफिकेशन, आप इस लॉ में कई बार पढ़ोगे न्यूज में। तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन था कि इन लोगों को ही हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, हम उन्हीं लोगों के लिए प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अमेंडमेंट इस तरह से किए गए, इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। फाइनली ऐसा कोई भी पर्सन जो इस टाइम पे आ गया है उसको फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजनशिप देगी, ठीक है। तो ये चेंजेस किए गए थे इनके लिए और ये चेंजेस अभी भी हैं।
हाँ, परसिक्यूशन श्रीलंकन तमिल्स का बहुत पहले हुआ था, खत्म हो गया, परसिक्यूशन नहीं हो रहा है। परसिक्यूशन श्रीलंकन तमिल्स का हुआ था 1950 से, मद्रास कैफे देखिए है ना, बस वही 1985 तक, जब फाइनली जयवर्धने और राजीव अकॉर्ड साइन हो रही थी, मैटर बहुत हद तक रिजॉल्व हो गया था। जो 2014 से पहले 31 दिसंबर 14 से पहले आ गए उसको तो इमीडिएट मिल गई, आज ही मिल गई, आज अप्लाई करो आज मिल गई। जो उसके बाद आए हैं भाई वो 5 साल का टाइम पूरा करे ना, कोई 17 में आया तो उसे 22 में मिलेगी। अब बहुत लोग ये एक्ट सुनने के बाद 2019 में आए हैं। जिस दिन ये एक्ट की चर्चा शुरू हुई और एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, वो तो कोविड आ गया, लोग जनवरी में पाकिस्तान बॉर्डर्स पे आ गए थे, जो राजस्थान वाला एरिया है उसके बॉर्डर्स पे आके रहने लग गए। तो फिर उन लोगों को बोला गया कि ठीक है बॉर्डर के इस साइड आ जाओ, बॉर्डर क्रॉस कर लो और 5 साल रहो, फिर सिटीजनशिप ले लेना। 5 साल रहो, अगर लीगली आ रहे हो। देखो अब क्या हुआ, ये मैटर ये कहता है ना कि अब तो वैसे भी लीगली हो गया ना, मैटर ये कह रहा है कि आपने हमारे लिए सिटीजनशिप एक्ट ला दिया अमेंडमेंट, हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें 5 साल का इंडिया का वीजा दे दो, गवर्नमेंट उनको वीजा दे देगी, वो 5 साल भारत में रहेंगे, 5 साल बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर लेंगे। ये एप्लीकेबल है, इसके ना रूल्स नहीं आए अभी तक, मोर और लेस ये एप्लीकेबल है। लेकिन अब गवर्नमेंट एक्चुअली क्या ना, ये जो सिटीजनशिप ऑफिसेज हैं, FRRO हैं, उनको रूल्स नहीं इशू किए गवर्नमेंट ने अभी तक, वो इस पे नहीं था, वो मैटर दूसरा था। हाँ यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मैटर ये था ही नहीं, मैटर सिटीजनशिप, हाँ उनको तो हम पहले ही दे चुके हैं ना पूरी धर्मशाला, वो तो रह ही रहे हैं वहां पे, उनकी तो गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल ही रही है। 1959 के बाद से तिब्बतियंस को तो हमने ओपन कर दिया है, ऐसा कोई भी तिब्बतियन जो परसिक्यूशन का डर फेस कर रहा है वो आके अपनी गवर्नमेंट के साथ धर्मशाला में रह ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। एंड पीपल, और उनके लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 2 एरियाज डिमार्केट किए, एक मोनेस्ट्री वाला रीजन का कश्मीरी गेट पे मोनेस्ट्री है, देखा है, वो एग्जैक्टली इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि जो तिब्बत माइग्रेंट्स आए थे अरुणाचल के थ्रू, अरुणाचल आए, अरुणाचल से असम में आए, असम से उनको दिल्ली बुलाया गया, पहले उनको दिल्ली में एस्टैब्लिश कराया गया इस मोनेस्ट्री वाले रीजन में। फिर जब यहाँ पे पॉपुलेशन क्राइसिस हो गया, मतलब ये कौन सा एरिया है नाम भूल गया मैं, मजनू का टीला में जब लगा कि नहीं यहाँ पे नहीं स्टैब्लिश हो पाएंगे तो उनको हिमाचल भेज दिया गया, और हिमाचल में एक जगह दे दी गई धर्मशाला में, अब यहाँ से आप अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाओ। तो तब से दलाई लामा वहीं बैठते हैं। गवर्नमेंट है जीटीबी नगर, क्या तो ये भी तो वही एरिया है पूरा, ये वो रिफ्यूजी वाला, ये तो वो इंडियन रिफ्यूजीज है ना, राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, देन किंग्सवे कैंप, ये सारे वो एरियाज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका नाम राजेंद्र नगर क्यों है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फ्लैट्स अलोकेट किए थे और डिस्ट्रीब्यूट किए थे 1951 में उन पंजाबी माइग्रेंट्स को जो परसिक्यूशन के डर से 47 में भाग के आए थे। और ये पहले हट थी, आपको दिख रहा होगा कि कुछ कुछ अभी भी लैंड वेकेंट है और उसमें झोपड़ी बनी हुई है, ये हट दी गई थी। अब ओवर द टाइम इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसको तोड़ के 4 फ्लोर बना लिए और आप लोगों से एक्सॉर्बिटेंट रेंट ले लिया, उसमें मेरी भी फैमिली यही रहती है ना, तो हम भी इसी के पार्ट है। हाँ हाँ नहीं, यहां तक मैटर समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप चलो, आ रहा हूं मैं आपके क्राइसिस पे आ रहा हूं। हाँ, जो प्रोसिक्यूशन के डर से भागते हैं उनको असाइलम सीकर बोलते हैं, तो ये सब असाइलम सीकर ही हैं, असाइलम लेने भारत आए हैं, ठीक है। अब मैटर क्लियर हो गया। अब इसके साथ जैसे ही ये आपने CAA को रेगुलराइज किया, एक डिमांड आने लग गई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को क्राइसिस शुरू हो गई। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये कह रहे हैं कि यार अरे आप ये सोचो कि जो हिंदूज बांग्लादेश से आसाम में आके रहने लग गए, आप उनको रेगुलराइज कर रहे हो, उनको लोकल पॉपुलेशन का स्टेटस दे रहे हो। चलो आसाम को तो दिक्कत नहीं है, आसाम मोर और लेस एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है सोसाइटी। प्रॉब्लम आ रही है मिजोरम वालों को, प्रॉब्लम आ रही है मणिपुर वालों को, ठीक है। अच्छा, मिजोरम के पास तो प्रोटेक्शन है ILP का,
इनर लाइन परमिट है उनके पास। मिजोरम कह रही हमें तो कोई टेंशन नहीं, हमारे यहाँ तो वैसे भी नहीं रख सकते आप, क्योंकि हमारे यहाँ तो ILP चाहिए। मणिपुर को दिक्कत हो रही थी, मणिपुर पे ILP नहीं था। अब मणिपुर के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, अब मणिपुर के लिए गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री ने एक लेटर इशू किया कि जिस दिन 11 दिसंबर 2019 को CA आया, 12 दिसंबर को मणिपुर की गवर्नमेंट होम मिनिस्टर से मिलने आई। बोले अगर जो भी हिंदूज हैं या कोई भी इस तरह के लोग हैं जो आप रेगुलराइज कर रहे हो, उन्हें सिटीजनशिप ले रहे हो, उन्हें कहां रखोगे? अगर हमारे मणिपुर में इतने सारे हिंदूज को रख दोगे या फिर आप नॉन मणिपुरीज को रखोगे तो हमारा ट्राइबल जो स्टेटस आपने हमें दिया हुआ है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो बोले होगा। तो बोले फिर क्या करें? बोले हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो पूछा क्या चाहिए? बोले हमें ILP चाहिए। मणिपुर बहुत टाइम से ILP की डिमांड कर रहा था, तो मणिपुर को 15 दिसंबर को ILP दे दिया। इस हिसाब से आप देखेंगे कि नागालैंड छोड़ के, अरुणाचल छोड़ के, अरुणाचल में ILP, देन मेघालय ILP डिमांड कर रहा है, मिजोरम में और त्रिपुरा में ILP का स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। ILP क्या है? एक तरह से इनर लाइन परमिट है। इनर लाइन परमिट में अगर आप, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको इन एरियाज में जाके रहना है तो फिर आपको वही वीजा लेना है, टेम्परेरी रह पाओगे, टूरिज्म के पर्पज से रह पाओगे, एजुकेशन के पर्पज से रह पाओगे, अदरवाइज आप जो है नहीं रह सकते। मेघालय बहुत टाइम से ILP की डिमांड कर रहा है, हमें ILP चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है आपके पास ऑलरेडी पूरा 6 शेड्यूल है, आपको ILP की जरूरत नहीं है। तो ये वैसे इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ोगे सारी चीजें। क्लियर है? 2019 क्लियर हो गया? यहां तक मैटर क्लियर है? ये तो अब एक मैटर क्लियर हो गया। अब फिर प्रोटेस्ट क्यों हुई? सब कुछ तो ठीक था। प्रोटेस्ट इसलिए हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने इस एक्ट के पास होने के साथ इस एक्ट में एक लाइन लिख दी कि NRC शैल बी प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड, जो पहली बार 1951-52 में, ये भी वैसे इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, ठीक है, तो पढ़ना वही है आपको, मैं बता देता हूं है क्या NRC शैल बी प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड। अब NRC क्या हुआ, 2 बार NRC आई। एक बार जब हमने 1950-51 में फाइनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया का रोल बनाया इलेक्शन के लिए, तो हमने पहली बार नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया। हर वो पर्सन जो उस समय उसमें ऐड हो गया, उस हिसाब से हमने उसको सिटीजनशिप का टाइटल दे दिया। अब उसके आगे बच्चे आए, जनरेशन बढ़ती गई, ऑटोमेटिकली वो NRC का पार्ट बनते गए। अब NRC उसके बाद कभी अपडेट नहीं किया गया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, असम अकॉर्ड बिना NRC के बने नहीं अप्लाई होनी थी। असम अकॉर्ड अप्लाई कैसे करोगे? असम अकॉर्ड ये कह रहा है ऐसा कोई भी ईस्ट पाकिस्तानी माइग्रेंट जो 1971 के बाद असम में घुस गया और नॉन हिंदू है, ठीक है, या फिर हिंदू है नॉन हिंदू है, परसिक्यूशन के डर से आया, जिस भी डर से आया है, मतलब उसके पास आने का वैलिड रीजन नहीं है, उसके पास आने का कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो उस पर्सन को आपको निकाल के बाहर करना है। तो कैसे उस पर्सन को ढूंढोगे? जब तक 1967-68 का NRC अपडेट नहीं करोगे, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाओगे। उस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में उन लोगों की एंट्री करोगे जो लोग 67 में आए, फिर पर्पस बताओगे क्यों आए, और फिर जस्टिफिकेशन दोगे कि इनको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो NRC में जिसका नाम आएगा वो रह जाएगा, NRC में जिसका नाम नहीं आएगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा, बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। ये है पूरा का पूरा NRC का मुद्दा। तो जो प्रोटेस्ट आपने देखी वो CA की नहीं थी, वो NRC के अपडेशन को लेके थी। अब यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज को ये डर लगने लगा कि NRC का जो अपडेशन कर रही है गवर्नमेंट, ये एंटी मुस्लिम इन नेचर निकलेगा और इसकी वजह से उन लोगों को फोर्सफुली बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। असम के मुस्लिम्स को यही डर है कि अगर NRC की लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है, क्योंकि NRC जो अभी पूरा प्रोसेस रोक दिया गया है, ठीक है, अभी क्लैरिटी नहीं है कैसे हो रहा है। प्रोसेस में कहा कि आपका NRC में नाम आएगा, NRC में नाम अगर आपका नहीं आया तो आपको फॉरेन ट्रिब्यूनल को कंटेस्ट करना होगा, चैलेंज करना होगा NRC को। फॉरेन ट्रिब्यूनल आपकी बात सुनेगा, फिर जो उसका जजमेंट होगा उसके जजमेंट पे या तो आपको NRC में डाला जाएगा, नहीं तो आपको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ये क्राइसिस बनी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग ऐसा, मतलब अभी कहीं भी ऐसी न्यूज नहीं है कि लोग ऐसा कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं आसाम में, ये सब हो रहा है, वो हमें नहीं दिखना, नहीं समझना। हमें यह समझना है कि NRC का अपडेशन अब होगा कैसे, इतना लेट हो गया है। NRC को लेकर ना 2 क्रिटिसिज्म है। पहला क्रिटिसिज्म ये, आप आज NRC अपडेट भी करने जाओगे, आप 50 साल बाद जा रहे हो। 50 साल बाद तो वैसे भी वो लोकल पॉपुलेशन में मर्ज हो चुके हैं, ढूंढना बहुत मुश्किल है। चलो आपने ढूंढ भी लिया, कहां भेजोगे?
बांग्लादेश कहेगा तो हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं कि 25 साल की एक जनरेशन होती है। कहीं भी पढ़ो ना कि ये लॉ 3 जनरेशन से चल रहा है, तो मतलब 75। भारत अपनी तीसरी जनरेशन देख रहा है। हमारे दादा जिन्होंने भारत बनाया, फिर हमारे पेरेंट्स जो यहाँ बॉर्न हुए, और फिर हम, ठीक है, तो हम तीसरी जनरेशन हुए इस हिसाब से। अब 25 ईयर्स की एक जनरेशन है। बांग्लादेश ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी पर्सन, हाँ हमने भेजा था मार के, लेकिन 2 जनरेशन आपके यहाँ रह गया, वो पूरा अपना जीवन काट गया, उसके बच्चे भी वहां 25 साल के हो गए, अब हम उसको वापस क्यों लें? अब वो आपकी ड्यूटी, हमारी नहीं है। इसलिए एनआरसी ना एक फ्यूटाइल एफर्ट दिख रहा है, इसलिए इसका प्रोटेस्ट हुआ। बाद में गवर्नमेंट को भी लगा एनआरसी जैसे मुद्दे से कुछ होना नहीं है, क्राइसिस बढ़ गई थी, मल्टीफोल्ड हो गई थी, गवर्नमेंट ने एनआरसी को अपडेट नहीं किया है। अपडेशन का प्रोसेस एज सच हुआ भी नहीं है, और अब जब होगा आगे तो पता चलेगा। तो सीएए का ये वो नहीं था प्रोटेस्ट था एनआरसी का। दिक्कत ये, प्रोटेस्ट में बैठे 90% लोगों को यही नहीं पता था कि वो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। ये भारत की अवेयरनेस है, और यही दिखाया था सीए के अगेंस्ट है। सीए के अगेंस्ट नहीं था पूरा, सीए पर से वाज गुड। गवर्नमेंट कह रही है अरे हमने सीए में अपने ही लोगों तो बुला रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, किस बात का प्रोटेस्ट? सीए के गार्ड में जो एनआरसी करी जाएगी, अपडेशन ऑफ एनआरसी होगा, डर उस बात का था कि एनआरसी के रूल्स क्या होंगे, किसको छोड़ा जाएगा, किसको नहीं छोड़ा जाएगा, कैसे वापस भेजा जाएगा, वापस भेजोगे कहां, बांग्लादेश लेगा नहीं लेगा। तो ये सारे इश्यूज एनआरसी को लेके आ रहे थे। हाँ। नहीं, रिलीजन तो उसके पास होगा ही ना कहीं। भाई देखो, 2 बातें हैं, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे एक और क्राइसिस पढ़ोगे, फिर मैं कह रहा हूं इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ोगे, बोडो क्राइसिस, बोडो लैंड की, बोडो। अब बोडो में क्या इशू है, अगर आप बोडो का मैप देखोगे, ये बांग्लादेश है, ठीक है। अब यहां से लोग माइग्रेशन ईस्ट बांग्लादेश से माइग्रेट वेस्ट, मतलब उनका वेस्ट जो है, माइग्रेट कर करके इस एरिया में आ जाते हैं और यहां से बोडोलैंड में एंटर कर जाते हैं। या फिर ये सबसे बड़ी पॉपुलेशन आपको दिखेगी कंसंट्रेटेड है, बांग्लादेशी पॉपुलेशन। ये लोग सब जॉब्स और रिसोर्सेज की वजह से बोडोलैंड में चले जाते हैं। बोडो एक लंबे समय तक हिंदू मेजॉरिटी एरिया था, ठीक है, बोडो कम्युनिटी का, बोडो जहां रहते थे उनका अपना एरिया था। लेकिन ओवर द टाइम 30 साल का जो माइग्रेशन हुआ बांग्लादेश से, उसने बोडो लैंड की पूरी ज्योग्राफी को, पूरी की पूरी पॉपुलेशन डायनेमिक्स को चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स चेंज होने से जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, अब वो बोडो माइनर एरिया बन गया है। बोडोस कम हो गए और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसको लेके आपने सुना होगा, बहुत फेमस हुए थे कोकराझार राइट्स 2008-2009 के, अब तक के सबसे खराब राइट्स रहे। कोकराझार हुआ, उसके बाद केओंझार राइट्स आप उड़ीसा में देखोगे, सब ये इसी के इश्यूज में। तो ये कोकराझार राइट्स आए दिन इस एरिया में होती, या राइट्स सिचुएशन आए दिन इस एरिया में होती रहती है, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन, बांग्लादेशी पॉपुलेशन यहाँ बढ़ चुकी है। बांग्लादेशी पॉपुलेशन यहाँ पे लोकल जॉब्स में जा चुकी है। अब यहाँ के जो बोडो लोग हैं वो नाराज हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास कुछ काम करने को नहीं है, और बाहर की माइग्रेंट पॉपुलेशन यहाँ पे आके काम कर रही है। हमारे एवेन्यूज खत्म हो गए, हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, हमारी लैंड यूज कर रहे हो। इससे क्या रहा है, रिलेटिव डिप्रीवेशन हो रहा है, और वो राइट्स में और इंस्टेबिलिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में आसाम क्राइसिस में ये भी पढ़ोगे कि यहाँ की जो इंस्टेबिलिटी है उसने इस पूरे रीजन को इंस्टेबल रखा। यहाँ राइट्स होते रहते हैं और इसकी वजह से इस पूरे रीजन में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्राइसिस बनती रहती है। 2019 में गवर्नमेंट ने इसका भी सॉल्यूशन दिया और बीटीआर को फाइनली बोडो रीजन को बनाया और इंश्योर किया कि बोडो के पास एक्स्ट्रा राइट्स होंगे। बोडो को असम असेंबली में 10 सीट्स एक्स्ट्रा दी गई रिप्रेजेंटेशन में। आप 10 सीट्स एक्स्ट्रा आओ बिठाओ। बोडो में अपने लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं। बोडो 6 शेड्यूल जैसा ही स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है, 6 शेड्यूल वाला ही स्टेटस है इसके पास। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें लग रही हैं। क्लियर हो रहा है? हमारा लॉ है, उनसे क्या लेना। चाहे अभी रुकिए 5 मिनट रुकिए। हाँ। वही बात है ना, इतने सारे लिस्ट से रह गए थे। लिस्ट में जो आएंगे वो तो रहेंगे ना, जो इसका नाम लिस्ट में नहीं आएगा उसे भगाया जाएगा।
इलीगल माइग्रेंट्स क्या एग्जैक्टली उसमें शायद 14 लाख हिंदू थे, 5 लाख मुस्लिम्स थे। उसमें ये भी दिक्कत आई थी। हाँ एग्जैक्टली यही था। 19 लाख लोग जो है उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, जिसमें 14 लाख तो थे हिंदूज और 5 लाख है मुस्लिम्स। अब चलो हिंदू तो आपके अपने हैं, उनको तो आपको सीए में रखना, आप यही कह रहे हो ना, आप ये कह रहे हो मैं बांग्लादेश मुस्लिम्स को वापस भेजना है, भेज दो 5 लाख वापस। फ्लड में आ गए थे, एग्जैक्टली वही तो अभी रोक दिया गया। एनआरसी देखो मैटर था, इलेक्शन जीतने ने जीत लिया, बात खत्म हो गई है। सीए पर से अच्छी चीज है, उसका इंप्लीमेंटेशन हो गया है। एनआरसी में ना टेक्निकल चैलेंजेस है, एनआरसी नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा है, दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट भी समझ रही है इस बात को कि हम लिस्ट को अपडेट कैसे करें। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आधार बन गया, बायोमेट्रिक हो गया, ठीक है, दिखा दो फिर पुनः। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या, वो एंसेस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं कि फादर की, ग्रैंड पेरेंट की एंसेस्ट्री, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। अब वो यही कह रहे हैं कि उस समय तो डॉक्यूमेंट्स बनते ही नहीं थे, आपके पास डिजिटाइजेशन ही नहीं था, कर लो क्या करोगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो गई है, और उससे ना स्टेबिलिटी कम और इंस्टेबिलिटी बढ़ी। तो गवर्नमेंट को भी समझ में आया ये बात 2022 आते आते कि देखो असम इलेक्शंस हो गए, असम में अपनी सरकार आई गई है और मेजोरिटी से आई है और पूरा नॉर्थ ईस्ट मिल गया। अब तो अब क्या चाहिए, है ना, वो है ना नॉर्थ ईस्ट के फ्रैंक अंडरवुड, हाउस ऑफ कार्ड्स देखा है कभी? बहुत अच्छा यूएस सीरीज है, कभी टाइम निकाल के देखना, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही आपके असम के चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम जैसी पोस्ट को कंटेस्ट करे, है ना। क्या हो गया, मतलब नहीं बढ़िया आदमी है, उसमें क्या दिक्कत है। डिप्टी पीएम, हाँ पीएम तो देखो अमित शाह बनेंगे, और पीएम के बहुत खास दोस्त भी है ना, मतलब आपके होम मिनिस्टर के। क्लियर हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंता भूल गए, है ना, है कांग्रेस छोड़ ही नहीं थी, कांग्रेस खत्म भी कर दी। हाँ यही एग्जैक्टली, तो यही एनआरसी का क्रिटिसिज्म भी है ना, कि यहाँ पे आप सिलेक्टिव लिस्ट बना रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो रिलीजन बेस पे। गवर्नमेंट कह रही है हम नहीं टारगेट कर रहे, ऑपोजिशन यही तो कह रही थी। क्यों ऑपोजिशन ने शाहीन बाग बनाया, वो कह रहे थे आप सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर रहे हो। गवर्नमेंट कह रही है हम मुस्लिम्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, हम बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स को, अब बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स पर से सबको पता है मुस्लिम कम्युनिटी ही आएगी, तो ये क्राइसिस बन रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने भी फाइनली बंद कर दिया एनआरसी। कोई फायदा नहीं होगा, इतना स्टेबिलिटी नहीं है जितना इंस्टेबिलिटी हो रहा है, तो कोई मैटर इतना ज्यादा बनता भी नहीं है, और इन क्वेश्चन भी नहीं है, न्यूज में नहीं है। बस ये था कि आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि 2019 के अमेंडमेंट में क्या क्राइसिस है और क्या ठीक है, ये था बस। है अभी भी है, डिपोर्ट नहीं हो पाएंगे ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन। रोहिंग्यास नहीं डिपोर्ट कर पा रहे हम लोग, इतनी मुश्किल कर हो गई है, किसको डिपोर्ट करें। म्यांमार को भेजे रोहिंग्यास, तो म्यांमार कह रहा है हमारे नहीं है, ये वेस्टर्न रखाइन के हैं। वेस्टर्न रखाइन जो बांग्लादेश का पार्ट हुआ करता था, ये बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हमारे यहाँ घुस गए। अब बांग्लादेश कह रहा है भाई हमारे यहाँ से तो 200 साल पहले चले गए, तब आप जानो क्या काम है। हमारे यहाँ से तो 150 साल पहले चले गए थे म्यांमार में, जब बर्मा बना था, तो ये बर्मा में ही रहते हैं, तो बर्मा के हो गए। बर्मा कह रहा है कि नहीं इनकी एंसेस्ट्री बांग्लादेशी है, तो ये आपके हो गए। अब ये दोनों, ये सारे आ गए भारत में। भारत कह रहा हम किसको वापस दें। अब इसलिए हमने यूएनएचसीआर को साइन नहीं किया ना, हमने देखा था हमने रिफ्यूजी कन्वेंशन को क्यों नहीं साइन कर रखा है, क्योंकि अगर भारत ने रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन कर लिया तो भारत के तो चारों तरफ इंस्टेबिलिटी है, फिर तो पूरा श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान खाली हो जाएगा और लोग भारत आ जाएंगे सारे। इसलिए इंडिया ने रिफ्यूजी कन्वेंशन को रोक रखा है। हमारे लिए दिक्कत है, हम रेटिफाई नहीं कर पाएंगे इसको। कितने लोग हम देखो, हमारे पास अपनी इतनी पॉपुलेशन है, रिसोर्स क्रंच है, किसको हम होस्ट करें। एटलीस्ट हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट्स की एक बहुत अच्छी बात है कि कोई आता है तो उसे भगाते नहीं है, थोड़े दिन के लिए रख लेते हैं। हमने रोहिंग्यास को भी दी ना जगह, दिल्ली दिया, फिर लगा दिल्ली में क्राइसिस हो रही है तो उनको उठा के जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर दिया। एटलीस्ट दे आर गेटिंग द बेसिक नेसेसिटीज, वहां से तो बेटर है ना जहां से आए हैं, ठीक है।
अब आपने वो देखा था टेक्सास में ट्रंप ने क्या किया था लास्ट 2 मंथ, अपने जेल्स बना दी थी। टेक्सास से जो भी इलीगल माइग्रेंट वो टेक्सास के बॉर्डर्स पे पकड़ रहे थे, सदर्न अमेरिका के बॉर्डर्स पे, उन सबको उठा के जेल में डाल देते, पेरेंट्स को अलग कर रहे थे, बच्चे छोटे छोटे अलग कर रहे थे। तो भारत ऐसा कुछ नहीं करता, भारत अभी बहुत ह्यूमैनिटी दिखाता है रिफ्यूजीज के साथ, बट लेकिन भारत की भी मजबूरी है, हम कितने लोगों को होस्ट करेंगे। क्लियर? बेसिकली ना जब कोई रिफ्यूजी आता तो असाइलम, देखो 2 तरह से हो गया कि रिफ्यूजी आया और उसने असाइलम मांगा और गवर्नमेंट ने उसको असाइलम उसको अलाउ कर दिया, तो फिर आप ये कह सकते हो कि अब वो रिफ्यूजी गवर्नमेंट की परमिशन से रह रहा है तो वो असाइलम में रह रहा है। कोई रिफ्यूजी आया गवर्नमेंट की परमिशन के बिना तो वो इलीगल माइग्रेंट हो गया। ठीक है, तो ये है।